भाई हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और भाई तो यार आवाज आई थिंक ऑन हुई नहीं हुई। ऑन है भाई। ऑन है भाई। सभी बताएं एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार मैसेज सेंड करें भाई सभी लोग। जल्दी से सभी लोग इन्फॉर्म करें मुझे भाई ऑडियो वीडियो सब क्लियर है आप लोगों को। बताओ भाई जरा। हम्म। भाई साथ साथ लोग लाइव हो आप लोग, टीजीटी आर्ट्स कमीशन वाले। नीचे चैट बॉक्स आ रहा होगा भाई, सभी लोग वहां पे मैसेज लिखकर बताएं टीचर हैज डिसेबल्ड चैट। एक मिनट भाई, एक मिनट में जरा चैट ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सब लोगों को चैट दिखाई दे। स्टूडेंट चैट चलिए भाई। बिल्कुल। जल्दी बताएं भाई एक बार ऑडियो क्लियर है सभी को भी। अभी आप मैसेज टाइप कर सकते हो यहाँ पर। आपका कोई डाउट है ना? अब आप लोग मैसेज टाइप कर सकते हो, मैंने एबल कर दिया उसको। ठीक है, क्लियर है। चलिए सभी लोग बोल रहे हैं क्लियर है भाई। हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं भाई, साउंड आ रहा होगा अभी। सुरुचि यस कह रही हैं कि सर साउंड नहीं आ रहा। भाई जरा बताएं क्या साउंड आ रहा है, एक बार सभी लोग बताएं एक बार। साउंड प्रॉब्लम है कोई? वैसे होगी नहीं भाई साउंड प्रॉब्लम फिलहाल तो। क्लियर है भाई सुमन बैंस। सुरुचि जी आप एक बार अपना क्या करें। हाँ नो प्रॉब्लम, यस सर क्लियर है साउंड। ओके ओके। भाई जिसका क्लियर नहीं है ना साउंड, वो एक बार रिफ्रेश कर ले, ठीक है ना, एक बार रीस्टार्ट कर ले एप्लीकेशन को, मे बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। रीस्टार्ट में मैसेज लिख देता हूँ, रीस्टार्ट कर लो फोन जिसको साउंड प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए। चलिए भाई बहुत बढ़िया, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आप जानते हैं जैसे कि आज हमने जो बैच स्टार्ट किया है वो किस चीज का किया है। क्या बात है भाई, एक्चुअली आज मैं काफी दिनों बाद एकेडमी पहुंचा, तो मार्कर वार्कर में भी लगता है इंक विंक है नहीं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसमें होगी। यार मैं नया मार्कर ही लेके आता हूँ एक साइड से, साइड वाले रूम से। ओके वीडियो भी आ रही। अब सब आएगा बेटा, अब सब कुछ चलेगा। ठीक है, चलिए टेंशन मतलब सब कुछ चलेगा। और मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड। ये चल रहा है, ये पेन चल रहा है भैया, ये पेन तो चल रहा है। चलिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ वीडियो भी आ रहा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है भाई, वीडियो आ रहा है, वीडियो चल रहा है भाई, मेरी तरफ से चल रहा है। देखिए मैं तो खुद देख रहा हूँ अपने आप को इसमें। ठीक है, मैं खुद देखता रहता हूँ कि वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, ऑडियो क्वालिटी साउंड क्वालिटी मैं खुद ही चेक करता रहता हूँ, इसलिए आप लोग टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो आपको पता है जैसे कि ये बैच है किस चीज का। चलिए आज ये एक बार बैच के बारे में बता देता हूँ, बुक्स बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोग, कोई सेल्फ स्टडी भी करना चाहता है अगर। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि बात हम कर रहे हैं किस चीज की, टीजीटी आर्ट्स की। ठीक है, तो देखिए टीजीटी आर्ट्स आपका जो एग्जामिनेशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है टीजीटी आर्ट्स में, वो कौन सा है? वो है जीएस का, जिसे आप कहते हैं जनरल स्टडीज। ठीक है ना। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जनरल स्टडीज में आप लोगों को क्या पढ़ना होता है, कहां से पढ़ना होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको आज। ठीक है, सारा ओवरव्यू लेंगे हम लोग, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, हर एक चीज के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे भैया आज। ठीक है, हम लोग हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। आज आपको सोर्सेज वगैरह हर चीज बताऊंगा मैं। ठीक है, और आज एक डेमो क्लास है आपकी, आज भी है, अगले 2 3 दिन 4 दिन चलेगी। और ठीक है, तो उसके बारे में भी सारा बताऊंगा आपको। ओ ये तो भैया खुश हो रहा है बेचारा मार्कर, है ना। चलो, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, चाहे कोई भी पेपर आपने देना हो, उसमें जीएस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, जनरल स्टडीज।
जिसको आप बोलते हो सामान्य ज्ञान। अब इस जनरल स्टडीज में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इस सेक्शन में हमें पढ़नी है पॉलिटी, संविधान जिसको आप कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें पढ़नी है इकोनॉमी, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। साथ में साथ इसके साथ हमने पढ़नी है ज्योग्राफी, जिसे आप कहते हैं भूगोल, ठीक है ना। इसके अलावा हमने पढ़नी है हिस्ट्री, जिसे आप कहते हैं इतिहास, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसके हमने पढ़नी है जनरल साइंस, ठीक है ना, जिसमें कुछ पोर्शन फिजिक्स का, कुछ पोर्शन केमिस्ट्री का और कुछ पोर्शन बायोलॉजी का, ठीक है ना। सर आई एम नॉट एबल टू लिसन और वॉच, काइंडली हेल्प। यार सबको तो आ रहा है। आप बेटा आप एक काम करो, अपना फोन रिस्टार्ट करो एक बार ढंग से, ठीक है, एप्लीकेशन और फोन दोनों को रिस्टार्ट, ठीक है। एक मिनट। ठीक है चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। चलो, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ठीक है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जनरल साइंस। इसके अलावा जीएस के पोर्शन में आता है आपका एचपी जीके, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश जीके पढ़नी है आपने, ठीक है। ये इतना पोर्शन तो आपने किसका करना है, जीके का करना है। इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, ठीक है ना। हिंदी ग्रामर पढ़नी है और साथ ही साथ क्या पढ़नी है आपको, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। अच्छा, इस जीएस में एक चीज और आएगी, करंट अफेयर्स प्लस करंट अफेयर्स, वो भी 6 मंथ्स का, ठीक है ना, 6 मंथ्स के करंट अफेयर, ठीक है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना, प्लस साइकोलॉजी पढ़नी है आपको, ठीक है, प्लस आपको पढ़ना है क्या, रीजनिंग। तो ये पोर्शन है आपका जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, प्लस रीजनिंग, ठीक है भाई। इतना पोर्शन आपको तैयार करना पड़ेगा टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको अब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं हिंदी और इंग्लिश 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के कई बार 10, कई बार 20, इंग्लिश के कई कबार 10, कभी कभार 20, ठीक है। साइकोलॉजी के इस बार तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन कई कई बार 15 से 20 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग के हर बार 10 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, हर बार 10 क्वेश्चन आते हैं, ना कम और ना ज्यादा, ठीक है। चलिए, ठीक है। पॉलिटी का अब यहाँ पे दायरा कुछ फिक्स नहीं है, जैसे कि सबसे ज्यादा तो आपका हिमाचल जी के आता है, फिर या तो आपकी हिस्ट्री आएगी या फिर पॉलिटी आएगी, और इकोनॉमी का सेक्शन बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। चलो एक एक सब्जेक्ट के ऊपर अब बात करता हूँ मैं, ठीक है। देखो पॉलिटी, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी में हमें पढ़ना है क्या, हमें संविधान पढ़ना है। देखिए संविधान पढ़ने के लिए आप किताब का इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं, अगर आपने बैच ना ज्वाइन करना हो तो किताब मैं आपको बता देता हूँ। आपको पॉलिटी के लिए किताब पढ़नी है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है ना, एम लक्ष्मीकांत जो है आप ये किताब खरीद सकते हैं मार्केट से, और इसका 6th एडिशन खरीदना है। कौन सा एडिशन खरीदना है, 6th एडिशन, भाई ये चीज जरूर ध्यान रखनी है आपने, ठीक है ना। तो एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी पढ़ने का सोर्स है। और कौन सा एडिशन, कम से कम आपके पास 6ठा संस्करण इस समय सबसे लेटेस्ट है ये, तो ये आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, अर्थव्यवस्था की, तो इसके लिए जो आपको किताब पढ़नी है अर्थव्यवस्था के लिए, तो देखो अर्थव्यवस्था के लिए आपको पढ़नी है रमेश रमेश सिंह, ठीक है ना, रमेश सिंह आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, रमेश सिंह, ठीक है ना। तो रमेश सिंह ये किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, हालांकि चलो अभी नहीं है, ठीक है। रमेश सिंह आप ये किताब पढ़ लेना, आपका काम चल जाएगा, ठीक है, इकोनॉमी के लिए। लेकिन आजकल क्या हो चुका है, जब से टीजीटी आर्ट्स के साथ कॉमर्स वाले मर्ज हुए हैं, तब से हुआ ये है कि इकोनॉमी के साथ साथ बिजनेस और अकाउंट का पोर्शन ज्यादा पूछा जाने लगा है, बिजनेस और प्लस अकाउंट्स का, ठीक है ना, मैं रियलिटी बता दूं। इसलिए आज के समय पे इकोनॉमी वाले सेक्शन में आधी तो 25 क्वेश्चन आते हैं टोटल, 25 में से 12-13 इकोनॉमी के आते हैं, 12 और 13 क्वेश्चन बिजनेस और अकाउंट्स के आते हैं, ठीक है। चलिए, ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं कहां से पढ़नी है ज्योग्राफी, तो भैया ज्योग्राफी के लिए आप 11th और 12th क्लास की, बस तो 11th क्लास की। अब ज्योग्राफी देखो आपकी 3 भागों में डिवाइडेड है, यहां से अगर मैं थोड़ा सा हटाता हूं इसको, तो ज्योग्राफी देखो आपकी 3 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है ना।
एक आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है जिसे आप कहते हैं भौतिक विज्ञान, एक आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है जिसे आप कहते हैं विश्व भूगोल, ठीक है, और एक है आपकी इंडियन ज्योग्राफी जिसे आप कहते हैं भारतीय भूगोल, ठीक है ना, भारत का भूगोल। तो फिजिकल, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है ना। देखो फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये कहां से मिलेगी आपको, ये आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है ना, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 11th क्लास की दो किताबें हैं 11th में एनसीईआरटी की, ठीक है ना, दो बुक्स हैं 11th में एनसीईआरटी की। ये दो बुक्स पढ़ के आपका काम चल जाएगा, ठीक है, ये दो बुक्स पढ़ के। इंडियन के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है ना, 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका काम बड़े आराम से चल जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं आएगा इसके बाहर। इन एक दो और ये दो दो किताबें यहाँ है, दो किताबें यहाँ है, तो दो और दो चार किताबें अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बनने वाला है। कोई करंट का क्वेश्चन हो तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो जो नदियों वगैरह से या पठारों से या किसी चीज की खेती खाओ के इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे 9 से लेकर के 11 तक की एनसीईआरटी के बीच में, ठीक है ना। अगर आप कोई बड़ा पेपर देते हैं एचएस जैसा तो 12th भी आपको जोड़नी पड़ जाएगी इसमें, ठीक है ना। अगर आप एचएस जैसा बड़ा एग्जाम देते हैं ना तो ह्यूमन ज्योग्राफी है आपको वो भी पढ़नी पड़ेगी 12th क्लास की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया ज्योग्राफी का पोर्शन। अब इसके बाद है भैया हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री आप जानते हैं जैसे कि 3 भागों में बटी हुई है आपकी हिस्ट्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले आती है एंशियंट जिसे आप कहते हैं प्राचीन इतिहास, ठीक है ना। दूसरा आता है मेडिवल जिसे आप कहते हैं मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। और तीसरा आता है आपका कौन सा, तो मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखिए एंशियंट हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न, मेडिवल और मॉडर्न के लिए देखो 6 to 8 एनसीईआरटी प्लस फिर 9th और 10th छोड़ देना, उसके बाद 11th और 12th क्लास की क्या पढ़नी है आपने, एनसीईआरटी। क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी, छठी से 8वीं, 9वीं 10वीं छोड़ के 11वीं और 12वीं। एंशियंट के लिए इसी के साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एक किताब और जोड़नी पड़ेगी जिसका नाम है राम शरण शर्मा की, याद रखिएगा। एंशियंट के लिए एक किताब और जोड़ेंगे आप लोग, कौन सी, राम शरण शर्मा, ठीक है ना, आर एस शर्मा, एंशियंट हिस्ट्री इन्होंने ही लिखी है, एनसीईआरटी भी, इनकी एक न्यू बुक भी लॉन्च हुई है तो वो भी आपको जोड़नी पड़ेगी। मेडिवल के लिए आपको एक किताब और जोड़नी पड़ेगी एनसीईआरटी के साथ और वो है सतीश चंद्रा, ठीक है ना, सतीश चंद्रा जो है आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न के लिए, मॉडर्न के लिए भैया सबसे अच्छी किताब जो है वो है आपकी स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की, राजीव अहिर, आईपीएस राजीव अहिर साहब ने लिखी है, ठीक है ना, राजीव अहिर साहब ने लिखी है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की। तो मॉडर्न हिस्ट्री इससे अच्छी कहीं नहीं बताई गई है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का पोर्शन, और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग बीच में ही पूछ लेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अच्छा साइंस के लिए, साइंस आप लोगों को देखो आर्ट्स वाले हो क्योंकि आप आपको बहुत ज्यादा तो नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे केमिस्ट्री में आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एसिड बेस सॉल्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, और आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बायोलॉजी में आपको कुछ डिजीजेस पढ़नी पड़ेंगी, बीमारियां हैं, विटामिन हैं, ठीक है ना, प्लांटेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका फिजिक्स के पोर्शन की बात करें तो इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, बहुत सारी एप्लीकेशंस है उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए अगर जनरल साइंस की वैसे बात करूं तो 6 to 12 सारी ही एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ती है, लेकिन आपका इतना ज्यादा वाइड नहीं है कि इतनी सारी एनसीईआरटीज आप लोग पढ़ो, ना इतना समय है आप लोगों के पास। तो आप लोगों को तो ऊपर ऊपर से तैयारी करनी है साइंस के पोर्शन की। अच्छा इसके अलावा हिमाचल जीके, देखो हिमाचल प्रदेश जीके के लिए आप जानते हैं सबसे अच्छी बुक तो भाई द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश ही है, लेकिन फिर भी द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश पढ़नी एक बहुत बड़ी किताब है, हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ठीक है ना, कम से कम इतनी मोटी है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो आप इसके अलावा, और लैंग्वेज भी थोड़ी सी मुश्किल है वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश की, तो आप इजी लैंग्वेज की आकाश पब्लिकेशंस की हिमाचल दर्पण पढ़ सकते हैं, नया एडिशन आया 2021 का और बहुत ही शानदार लिखा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग हिमाचल दर्पण खरीद सकते हैं, ठीक है ना, बड़े आराम से हो जाएगा आपका टीजीटी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। करंट अफेयर्स का सेक्शन के लिए आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, हो जाएगा आपका कवर, ठीक है ना। प्रतियोगिता दर्पण 6 महीने के करंट अफेयर्स एग्जाम से पहले के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना।
इंग्लिश ग्रामर देखो, इंग्लिश ग्रामर के लिए आप लोग किताब पढ़ सकते हैं, कौन सी, प्लिंथ टू पैरामाउंट, यहीं पे लिख देता हूं, प्लिंथ टू पैरामाउंट, इंग्लिश ग्रामर के लिए। ठीक है, अब हिंदी ग्रामर में कौन सी किताब पढ़नी है भैया, देखो हिंदी ग्रामर ये सेक्शन में डील नहीं करता, ये आपको हिंदी वाली मैडम बता देंगे, ठीक है ना। तो थोड़े दिनों में क्लासेस स्टार्ट करेंगे लेनी, तो आप लोग उनसे पूछ लेना कौन सी किताब है, क्या है और कैसे पढ़ाएंगे, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है हिंदी ग्रामर की, ठीक है, सोर्स भी नहीं मुझे, रियलिटी पता, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर का मैडम से पूछ लेना, इंग्लिश के लिए प्लेन टू पैरामाउंट, ठीक है ना। रही बात साइकोलॉजी के लिए, देखो साइकोलॉजी में इतना आपको बता देता हूँ, साइकोलॉजी का सेक्शन ऐसा है कि साइकोलॉजी आप कितनी भी अच्छे से पढ़ लो, वैसे तो बहुत से लोग जो है, केवीएस की किताब आती है सुशील सरोहा की, वो भी पढ़ लेते हैं आमतौर पर, और केंद्रीय विद्यालय स्कूल का फिर लेवल भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस सेक्शन में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है ना, मतलब मेनली जो है आपका क्या आएगा, आपका अपना जो समझ है ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन आपका सही हो पाएगा, ठीक है। तो आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम ना लगाएं भाई, मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है। बाकी रीजनिंग तो नॉर्मली है, देखो बहुत ज्यादा खास तो आती नहीं कुछ, ठीक है, नॉर्मली आप तैयारी कर सकते हो बहुत आराम आराम से, बहुत इजी इजी से क्लॉक का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का आ गया, ब्लड रिलेशन में आ गया क्वेश्चन, तो ऐसे ही कुछ 7 8 10 टॉपिक है जिनमें से आमतौर पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यही है, देखिए सारा का सारा टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, ठीक है ना। हाँ, और इतना मैं आपको कहता हूँ, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, देखो आज कोर्स, अब कोर्स की डिटेल मैं आपको लास्ट में दूंगा क्लास की, ठीक है। बस आज हमने अपने कोर्स के बारे में डिस्कस करना था, वो कर लिया, अभी आपकी क्लास चलेगी 1 1.5 घंटा, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और उसके बाद टॉपिक पढ़ाने के बाद जो है, फिर मैं आपको क्या करूंगा, फिर आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, ठीक है। टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं आपको इस कोर्स की डिटेल्स दूंगा सारी की सारी, ठीक है ना। क्लास खत्म कर लेते हैं, तो चलिए आज आपका पहली क्लास है और पहले ही दिन आपका पहला टॉपिक पॉलिटी, आज पॉलिटी का डेमो है, ठीक है ना, संविधान का। तो आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे भाई, एक चीज तो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए यहीं पर आज आपकी पहली क्लास है, पहला डेमो लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी को, ठीक है भाई, चलिए, ठीक है। तो भाई पॉलिटी, भाई एक चीज समझ लो, हमें क्या पढ़ना है, हमें इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, हमें क्या पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी, हिंदी में क्या कहेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है ना। हमें पढ़नी है भारत में राज यानी कि शासन कैसे किया जाता है, ठीक है ना, भारत की राज व्यवस्था पढ़नी है। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होती है पॉलिटी और एक होती है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। एक होता है पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप कहते हैं राजनीतिक विज्ञान, क्या कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान, और दूसरी तरफ है भारतीय राज व्यवस्था। देखो राजनीति विज्ञान और भारतीय राज व्यवस्था में, दोनों में फर्क क्या होता है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है आज, है ना, तो पॉलिटिकल साइंस नहीं होता, इंडियन पॉलिटी, या फिर आप कह सकते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, संविधान पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में तो देखो आपको अरिस्टोटल, प्लेटो, ये लोग हो गए ना, अरिस्टोटल, अरस्तु, जिसे आपने साइकोलॉजी में सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा जब आपने बीएड की होगी, तो सोक्रेट था, सुकरात थे आपके, ठीक है ना, इसके अलावा अरिस्टोटल थे, प्लेटो थे, सिकंदर थे, ये इनके शिष्य थे, ठीक है ना। तो इन लोगों के बारे में आपको पढ़ना होता है, दरअसल जहां से मनोविज्ञान आया, तो पॉलिटिकल साइंस भी वहां से कोरिलेट करती है और वहीं से आपको सोर्सेज बनते हैं, ठीक है ना। तो हमें पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़नी भैया, हमें तो इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, क्या पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में भी हमें क्या पढ़ना है भैया, हमें पढ़ना है संविधान भारत का, क्या पढ़ना है, भारत का संविधान, हमें पढ़ना है भारत का संविधान, ठीक है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भैया संविधान क्या होता है, ठीक है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, संविधान का परिचय, भारतीय संविधान का परिचय आज का हमारा एक टॉपिक है। तो सबसे पहली बात है कि भैया संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 100 बच्चों से मैं ये प्रश्न पूछूं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, की संविधान क्या है, या मैं 100 बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि ये बताओ भैया देश किस चीज से चलता है, तो आप कहेंगे सब देश तो भैया पैसों से चलता है, क्योंकि हमारा तो घर भी पैसों से चलता है, हर चीज पैसों से चलती है, बाइक भी पैसों से चलती है, पेट्रोल डलता है, पेट्रोल पैसों का आता है, आप कहेंगे देश भी पैसों से चलता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं भैया, देश जो है ना वो पैसों से नहीं चलता, देश चलता है उस देश के कानूनों से, मजबूत न्यायपालिका से,
मजबूत कम्युनल हार्मनी से। और इन्हीं सब कानूनों का जिक्र जो है वो कहां किया गया है, देश के संविधान में किया गया। तो संविधान क्या है, सबसे पहली बात संविधान की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है? तो याद रखिएगा भैया, संविधान जो है वो नियमों का संग्रह है। क्या है? नियमों या फिर कानूनों का संग्रह है। क्या है? कानूनों का संग्रह है जो कि देश के राजनीतिक ढांचे की व्याख्या करता है। राजनीतिक ढांचे की क्या करता है? व्याख्या। राजनीतिक ढांचे की व्याख्या करता है। तो संविधान क्या है? तो संविधान नियमों का संग्रह है जो कि देश के राजनीतिक ढांचे की क्या करता है? वही व्याख्या करता है। ठीक है ना? तो संविधान नियमों का संग्रह, कानूनों का संग्रह जो कि देश के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करता है कि भारत में शासन कैसे किया जाता है, हमें इस चीज की जानकारी देता है। ठीक है। अब दूसरी चीज, भाई संविधान इसके अलावा, तो संविधान याद रखेगा देश का सर्वोच्च कानून है। क्या है? देश का सर्वोच्च कानून। तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च कानून मतलब इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, मतलब संविधान ही सबसे क्या है? सुप्रीम है। संविधान ही क्या है? सबसे सुप्रीम है। मतलब कोई चीज संविधान के हिसाब से सही है और पूरी दुनिया कहे भैया वो गलत है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज क्या है? वो सही है। और कोई चीज संविधान के हिसाब से गलत है और पूरी दुनिया कहती रहे सही है, तो भी वो गलत ही मानी जाए। तो देश का क्या है? सर्वोच्च कानून। सर्वोच्च, सबसे बड़ा कानून, सबसे ऊंचा कानून। सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा कानून। ठीक है ना? तीसरी चीज, अब भारत का संविधान हम भारतीयों के लिए किस प्रकार से काम करता है? भाई भारत का संविधान हम भारतीयों के लिए भाई दो तरीके से काम करता है। भाई पहली चीज तो यह है कि भारत का संविधान हम भारतीयों को क्या देता है? भाई पहली बात तो हमें ये मूलभूत सुविधाएं प्रदान करता है। क्या करता है? मूलभूत सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है ना? आप कहेंगे सर कैसे? भाई ऐसे मान लो इस समय मैं एज अ टीचर हूं और मैं एज अ टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? पढ़ा रहा हूं। अब भाई मान लीजिए मोदी साहब की सरकार है इस समय देश में, और मोदी साहब मुझे आकर के कहने लगे कि भाई साहब आदि सर आप जो है पढ़ा रहे हैं वो कानूनन अपराध है और गलत है, संविधान के हिसाब से गलत है। मैं कहूंगा ठीक है सर गलत है, तो ये एक बार एक काम कीजिए, यही चीज मुझे संविधान में भी लिखी दिखा दीजिए। तो भैया मैं अपने संविधान का कौन सा आर्टिकल खोल लूंगा? मैं खोल लूंगा आर्टिकल 19 जी, जिसमें लिखा है किसी भी पेशा, वृत्ति या व्यापार को अपनाने का अधिकार। और भैया आर्टिकल 19 जी के हिसाब से अब पढ़ाना गलत नहीं है। अब मोदी साहब की सरकार लाख कहती रहे कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये अधिकार मुझे मेरे देश के किसने दिया है? संविधान ने दिया, अनुच्छेद 19 जी ने दिया। ठीक है ना? तो पहली बात तो हो गया कि मूलभूत सुविधाएं प्रदान करता है। और दूसरी चीज, हम भारतीय के नागरिकों के लिए क्या करता है ये? तो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये भारत के नागरिकों के लिए किस तरह काम करता है भाई? तो भाई ये दूसरी चीज काम करता है कैसे? तो ये हमारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। क्या करता है? एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। आप कहेंगे ये क्या रेगुलेट मतलब? विनियमित करता है। क्या करता है? हमारी एक्टिविटीज को नियमित करता है, रेगुलेट करता है। अब कैसे करता है रेगुलेट? तो आइए इस बात पर भी बात करते हैं। ठीक है ना? हमारी एक्टिविटीज को देखिए, एक्टिविटीज को कैसे रेगुलेट करता है। कभी कभार अब क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब जब हम लोगों को गुस्सा आता है तो उस समय पर हम किसी व्यक्ति का मर्डर, उस व्यक्ति का मर्डर क्यों नहीं कर देते? अगर कोई हमें कुछ कहता है और हमें गुस्सा आता है तो हम मर्डर क्यों नहीं करते? अब आप कहेंगे सर हम मर्डर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। ठीक है, देखिए नहीं, हम अच्छे लोग नहीं है। हम मर्डर इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि मर्डर करना कानूनन एक बहुत बड़ा क्या है? जुर्म है। ठीक है, अगर कल संविधान में लिख दिया जाए ना कि भैया मर्डर करना जो है कानूनन अपराध नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे भैया? छोटी सी बात पर ही क्या करेंगे हम लोग? आप लोग किसी की भी गर्दन काट देंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। समझ रहे हैं कैसे रेगुलेट करता है?
ताकि हम कुछ कानून के दायरे में रहकर ही चीजों को करें, अपनी एक्टिविटीज को करें, ठीक है ना। कानून के दायरे के बाहर जाएंगे तो सजा हो सकती है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था संविधान का, थोड़ी थोड़ी चीजें बताई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, ठीक है। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है भाई। और कमेंट करते रहे, थोड़ी सी क्लास एंगेज रखें, ठीक है ना। आप लोगों ने भी, अब आपको चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगली चीज, अब अगली चीज ये है, अब नेक्स्ट चीज आपकी ये है कि भाई देखिए, अब क्योंकि आप जानते हैं ज्यादातर देशों में तो संविधान है। अब जिन देशों में संविधान नहीं होता उन देशों को क्या कहा जाता है, उन देशों को क्या कहा जाता है जिन देशों में संविधान नहीं होता। ऐसे देश जिन देशों में संविधान नहीं होता तो उन्हें कहा जाता है मोनेरिकल कंट्रीज। क्या कहा जाता है, मोनेरिकल कंट्रीज। जिन देशों में संविधान नहीं होता, मोनेरिकल कंट्रीज, जहां क्या होता है, जहां पर किंगडम होता है। क्या होता है, किंगडम मतलब साम्राज्य होता है। जहां पर क्या होता है, साम्राज्य मतलब रानी या राजा, किंग या क्वीन का शासन, साम्राज्य। तो ऐसे देश जिन देशों में संविधान नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मोनेरिकल कंट्रीज कहा जाता है, जहां पर किंगडम होता है या फिर राजा या रानी का शासन चलता है, ठीक है ना। ऐसे देश जिनमें संविधान नहीं होता उन देशों को मोनेरिकल कंट्रीज, जहां पर क्या होता है, किंगडम, राज्य, साम्राज्यवाद, राजा या रानी का शासन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर राजा या रानी का शासन तो भैया इंग्लैंड में भी है, आप ये बात मुझे कहेंगे सर इंग्लैंड में भी है, लेकिन हमने तो पढ़ा कि हमने बहुत कुछ इंग्लैंड के संविधान से बोरो किया अपने देश में। भाई बिल्कुल सही बात है, हमने बहुत कुछ इंग्लैंड के संविधान से लिया है। तो वहां तो रानी भी है, आपने सुना होगा क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है, अपने भाई साहब ताज में भी इंडिया से चुराया हुआ जो है वो क्या पहनती है, कोहिनूर डायमंड, ठीक है। तो चलिए, तो आपने कहा हमने तो बहुत कुछ संविधान में लिया, नहीं बिल्कुल सही बात है। तो देखो मोनेरिकल कंट्रीज भी दो तरह की होती है, ठीक है ना। दो तरह की मोनेरिकल कंट्रीज होती है, एक तो होते हैं पूर्ण साम्राज्यवादी देश, एब्सोल्यूट मोनेरिकल, जिन्हें कहते हैं पूर्ण साम्राज्यवादी देश। मतलब जहां राजा जो होता है वो राजा ही क्या होता है, वो राजा ही एब्सोल्यूट होता है। मतलब राजा क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। मतलब राजा साहब का मूड अच्छा है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मोनेर्की, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मोनेर्की, और हिंदी में कहते हैं पूर्ण साम्राज्यवादी। मतलब राजा ही एब्सोल्यूट है। भाई राजा साहब का मूड अगर अच्छा है तो किसी मर्डर करने वाले को भी छोड़ दिया, और राजा साहब का मूड खराब है तो भैया किसी 2 रुपए की चोरी करने वाले को भी क्या कर दिया, जेल में उठा करके डाल दिया, ठीक है। तो ऐसी राजशाही को क्या बोलते हैं, पूर्ण राजशाही। ऐसी राजशाही आपको ओमन में मिलेगी, जॉर्डन में मिलेगी, ठीक है, सऊदी अरब में मिलेगी, कुवैत में मिलेगी, ब्रुनाई में मिलेगी, एटसेट्रा। इन देशों में आपको ऐसी राजशाही मिलेगी, ठीक है ना, पूर्ण राजशाही। अब दूसरी एक राजशाही होती है भैया जिसे आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेर्की, संवैधानिक राजशाही, संवैधानिक राजशाही। राजशाही यानी कि साम्राज्यवाद, संवैधानिक, जहां पर राजा या रानी तो है, लेकिन क्या है कि राजा या रानी के जो अधिकार हैं वो संविधान के अंतर्गत क्या किए गए हैं, डिफाइन किए गए। तो ऐसे देश जहां पे राजा या रानी तो है, मतलब राजशाही साम्राज्यवाद तो है, लेकिन साम्राज्यवाद के राजा या रानी के जो क्या है, जो अधिकार है वो संविधान के अंतर्गत क्या किए गए हैं, डिफाइन किए गए। तो ऐसी राजशाही आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगी, स्पेन में देखने को मिलेगी, ठीक है ना, इन कंट्रीज में देखने को मिलेगी, इंग्लैंड, स्पेन, ठीक है। अब अगली चीज, भाई इंग्लैंड में भी कहते हैं एक समय था जब वहां भी एब्सोल्यूट मोनार्की चला करती थी। इंग्लैंड में भी कहते हैं एक समय था जब एब्सोल्यूट मोनार्की चलती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि भैया घमंड नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि इंसान को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जब भैया सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लग सकता है फिर इंसान की तो औकात ही क्या है, ठीक है ना। तो भैया इंग्लैंड में भी कहते हैं तख्ता पलट हुई, और इंग्लैंड में तख्ता पलट हुई भाई सन था 1221 एडी का, 1221 ईस्वी का सन था, और इंग्लैंड में तख्ता पलट हुई। और इतनी बड़ी तख्ता पलट हुई कि भैया वहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, ठीक है।
तो भैया जब रानी की एब्सोल्यूट मोनार्की को समाप्त कर दिया गया तो लोगों ने कहा अब क्या करते हैं, रानी ने और रानी के परिवार ने बहुत साल इंग्लैंड में शासन कर लिया, अब एक काम करते हैं भैया रानी को मार देते हैं, ठीक है ना। रानी को चौक पे लिया है और कहा मार देते हैं। लेकिन उसमें कुछ समझदार और कुछ पढ़े लिखे और कुछ अच्छे लोग थे, तो उन्होंने कहा भैया मारते नहीं, मारना तो पापियों का काम है, ऐसा नहीं करते, एक काम करते हैं इन्हें राजा या रानी तो रहने देते हैं लेकिन इनके पर काट देते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर देते हैं, इनके पर काट देते हैं। तो 1221 में तख्ता पलट हुई और रानी और राजा को क्या कर दिया गया, संविधान एब्सोल्यूट मोनारिकल कंट्री थी, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई, संवैधानिक राजशाही बन गई। और रानी जो थी बस अब नाम मात्र की रहेगी, नाम मात्र की रहेगी अब रानी, ठीक है ना। तो 1221 में जब तख्ता पलट हुई तो हुआ ये कि इंग्लैंड में एक नई राजशाही का जन्म हुआ गया जिसे कहा गया संवैधानिक राजशाही। अब इसके तहत रानी के जो अधिकार हैं, रानी एब्सोल्यूट नहीं है, रानी किसी को सजा नहीं दे सकती और रानी के सारे अधिकार जो है वो संविधान के अंतर्गत डिफाइन किए गए। क्लियर है बात यहां तक भाई, ठीक है। अब क्योंकि दुनिया के ज्यादातर, और ये क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि इंग्लैंड में किस प्रकार की राजशाही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनारिकल कंट्री है इंग्लैंड, कैसी है, संवैधानिक राजशाही, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, आई होप यहां तक आप सबको बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए ठीक है, अब क्योंकि ज्यादातर देशों के पास संविधान है, ठीक है ना, तो ज्यादातर देशों के पास संविधान है, तो जिन देशों के पास संविधान है वो कितने प्रकार का संविधान होता है, ठीक है ना। तो देखिए दो प्रकार का संविधान होता है देशों के पास, एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है भैया अलिखित संविधान, ठीक है। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा अनरिटन, ठीक है ना। रिटन लिखित संविधान और अलिखित संविधान और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो लिखित और अलिखित संविधान, ठीक है। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है भाई, आप लोगों का कोई मैसेज वैसेज नहीं है, लगता है आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही समझ लूं भाई फिर मैं। हाँ, आप लोगों का कोई कमेंट नहीं है ना, कोई मैसेज शो नहीं हो रहा, तो मैं सोचता हूँ फिर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना। हाँ, यही हो सकता है ना, यस सर कह रहे हैं, चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। और बिल्कुल, चलिए चलिए बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे ऐसे टॉप, मतलब ऐसे पढ़ाऊंगा आपको सारा जीएस का पोर्शन कि दिल खुश हो जाएगा बस आपका, इतना बताने का इंटरेस्ट आएगा ना बेटा पढ़ने में। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप लोग अगर कॉपरेट करोगे तो सिलेक्शन दिलवाऊंगा, गारंटेडली दिलवाऊंगा, और ठीक है। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, अच्छा डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया आप सब लोग पढ़ने में लगे हैं, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दो देश भाई, जिन देशों के पास संविधान है तो वो दो प्रकार का संविधान है, या तो लिखित है या अलिखित संविधान है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों में क्या असमानताएं हैं या क्या समानताएं, असमानताएं होंगी दोनों में क्योंकि एक लिखित है एक अलिखित है। तो आप कहेंगे सर हो सकता है लिखित वाला लिखित में हो और अलिखित वाला अलिखित में हो, बिना लिखे हो। भैया फिर तो ऐसा होगा किसी इंसान को याद करवाना पड़ेगा अलिखित में, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही संविधान क्या है, रिटर्न में, ठीक है। दोनों ही संविधान क्या है, रिटर्न में है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। अब दोनों में असमानताएं क्या है वो हम देखते हैं। तो देखिए लिखित संविधान में याद रखिएगा, लिखित संविधान में संसद की, सॉरी, लिखित संविधान में संविधान की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, संविधान की प्रधानता होती है, ठीक है। लिखित संविधान में संविधान की प्रधानता होती है, ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान की प्रधानता होती है, ठीक है ना। और अलिखित संविधान में याद रखेगा संसद की प्रधानता होती है, अलिखित संविधान में संसद की प्रधानता होती है, ठीक है ना। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए, तो लिखित संविधान में क्या होती है, संविधान की प्रधानता होती है। अब भैया आप कहेंगे सर क्या समझ में, अब इससे समझ नहीं आएगा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं अनरिटन का समझाता हूं फिर आपको रिटन का समझाऊंगा।
देखो अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो इंग्लैंड है ना, एकमात्र पूरे वर्ल्ड में इंग्लैंड ही ऐसा देश है जहां पर क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान। और अलिखित संविधान में क्या होता है, संसद की प्रधानता होती है, मतलब पार्लियामेंट क्या होती है, सुप्रीम होती है, सबसे ऊंची। संविधान से भी ज्यादा सुप्रीम क्या होती है, पार्लियामेंट। और लिखित संविधान जैसे भारत का, भारत के संविधान में क्या है, संविधान ज्यादा सुप्रीम है, संविधान सबसे ऊपर है, ये चीज मैं अभी आपको बता ही चुका हूं। तो देखो संसद की प्रधानता यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आज तारीख है भैया 21 दिसंबर, आज है 21 दिसंबर 2021। आज इंग्लैंड की संसद में, पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ, और कानून था कि 22 दिसंबर 2021 को सुबह 11 बजे इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ को फांसी दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी। अब इंग्लैंड के कानून में, संविधान में लिखा है कि कोई चीज तब तक लागू नहीं होगी जब तक रानी उस पर साइन ना कर दे। अब भैया ये ऑर्डर जो है संसद से पास होने के पास रानी के पास जाएगा, पास होने के बाद संसद से, और रानी कहेगी, भाई रानी देख के कहेगी ये तो मेरी मौत का वारंट है, मैं साइन ही नहीं करूंगी। अब क्योंकि अलिखित संविधान में संसद की प्रधानता है, तो कोई टेंशन नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है भाई, ये बात समझो आप लोग, कोई टेंशन नहीं है। उसी के नीचे एक लाइन में ये भी लिखा गया है कि अगर रानी ने 24 घंटे तक साइन नहीं किए तो वो चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। तो मतलब इंग्लैंड ऐसा देश है जहां पे रानी अपनी मौत के वारंट पर साइन करने से भी मना नहीं कर सकती, और अगर करेगी तब भी वो फांसी होगी। समझ गए बात को? तो ये है संविधान, संसद की प्रधानता। मतलब संसद ने जो कर दिया ना भैया, उसे कुछ नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई पैदा ही नहीं हुआ रोकने वाला। समझे इस बात को? तो संसद की प्रधानता है कि मतलब संसद में ऐसा है कि इंग्लैंड में रानी अपने मौत के वारंट पर साइन करने से मना नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ भैया भारत के राष्ट्रपति को आप लोग फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। फांसी पर चढ़ाना तो बेटा बहुत दूर की बात है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत अगर भाई साहब वो प्रधानमंत्री को गोली भी मार देना, तब भी उनके खिलाफ किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो सकती। समझ रहे हैं बात को? क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 361 में लिखा गया कि भारत के कार्य अवधि के दौरान, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और संविधान की प्रधानता और 361 में लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये है भैया लिखित संविधान। समझ आ रही है मेरी बात? तो लिखित संविधान में संविधान की प्रधानता है, और भारत के राष्ट्रपति को आप फांसी देना तो बहुत दूर की बात है भैया, थाने भी नहीं बुला सकते, एफआईआर भी नहीं दर्ज करा सकते। समझ रहे बात को? ठीक है, चलिए यहां तक आई होप बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या फर्क है भैया दोनों में? दूसरा फर्क, तो लिखित संविधान में, ठीक है ना, और अलिखित संविधान में देखो क्या होता है। यहाँ यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ संविधान, लिखित संविधान में संविधान संसद की मां होती है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। लिखित संविधान में संविधान संसद की क्या होती है, मां होती है। और यहीं पर अलिखित संविधान में संविधान क्या होता है भैया, संसद का बच्चा, चाइल्ड होता है। ठीक है ना, संविधान जो है वो भैया संसद का बच्चा है, क्योंकि संसद सुप्रीम है। यहाँ संविधान सुप्रीम है, तो इसलिए पार्लियामेंट भाई साहब, पार्लियामेंट की मां है संविधान। समझ गए बात को? पार्लियामेंट की क्या है, मां है। ठीक है, और दूसरी तरफ अलिखित संविधान में संविधान जो है वो संसद का भाई साहब बच्चा है, क्योंकि संसद सुप्रीम है। जो संसद ने कर दिया भैया वही सुप्रीम। ठीक है, चलिए अगली चीज, अगला क्या फर्क है, अगला ध्यान रखना है कि लिखित संविधान में जो संशोधन है, जो क्या होते हैं, संशोधन यानी कि बदलाव, संशोधन, अमेंडमेंट्स आर वेरी टफ। ठीक है ना, संशोधन बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है ना, संशोधन का मतलब बदलाव। ठीक है ना, तो लिखित संविधान में संशोधन बहुत मुश्किल होते हैं, और उन्हें संसद से पास होने के लिए कैसी, याद रखिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। कैसा बहुमत चाहिए होता है उन्हें, 2/3 बहुमत। यही अलिखित संविधान में याद रखना है आपने
कि संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स बहुत आसान होते हैं। संशोधन क्या होते हैं? संशोधन बहुत ही आसान होते हैं और उन्हें संसद से पास होने के लिए कैसी मेजोरिटी चाहिए होती है? तो 50% प्लस एक, आधे से एक जा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कैसा बहुमत चाहिए होता है? यहाँ पर तो साधारण बहुमत की जरूरत होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर कैसा बहुमत चाहिए होता है? तो यहाँ तो हो गया सिंपल मेजोरिटी, और यहाँ पर स्पेशल, 2/3 को कहते हैं स्पेशल, विशेष बहुमत, ठीक है ना। यहाँ पर कैसा? विशेष बहुमत, यहाँ पर होती है विशेष बहुमत की, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझना है, ठीक है। अब अगला फर्क क्या है? देखो, लिखित संविधान में क्या होता है? अगर संशोधन किया है, मान लीजिए संविधान को बदला है, किसने? हमारी संसद ने। संविधान में बदलाव कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। लेकिन संसद के संशोधन को भी याद रखिएगा पुनर्विचार करने का अधिकार होता है, और पुनर्विचार की शक्ति किसके पास है? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। अगर सेंटर गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो उसे रिव्यू कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगर राज्य सरकार कोई कानून लागू कर, उसे जो है वो कौन रिव्यू कर सकता है? तो उस स्टेट का हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो जो संशोधन है उन्हें क्या कर सकते हैं आप लोग? संशोधन को न्यायालय द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है, ठीक है ना। पुनर्विचार किया जा सकता है, ठीक है ना, किया जाता है, ठीक है ना, न्यायालय द्वारा। वो सेंटर का होगा तो आप जानते ही हैं, अगर सेंटर का होगा तो कौन करेगा? हाँ भाई, एक सेकंड। हेलो। एक मिनट भाई, फोन आ रहा है। हेलो। हाँ जी। हाँ, 500 रुपये दे दो उसको। नहीं, अभी नहीं देनी। हाँ जी। चलिए भाई, ठीक है। तो संशोधन को क्या कर सकता है? न्यायालय पुनर्विचार कर सकता है। और अगर हमारे कोर्ट को लगा कि संसद ने जो कानून बनाया है वो किसी भी तौर पर गलत है, तो 2 मिनट में उस पर रोक लगा देगा। हमारी संसद कुछ नहीं करेगी, हमारी जुडिशरी क्या करेगी? न्यायपालिका रोक भी लगा सकती है उस पर रिव्यू करने के बाद, ठीक है। दूसरी तरफ क्योंकि संसद सुप्रीम है यहाँ पर, तो यहां पर याद रखेगा संशोधन को पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। संशोधन को न्यायालय द्वारा या कोर्ट के द्वारा पुनर्विचार पुनर्विचार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है, ठीक है, नहीं किया जा सकता। क्लियर है वो बात? तो ये था सिमिलर सा, जो दोनों में डिसिमिलैरिटीज थी, ठीक है, असमानताएं थी जो दोनों में, वो हो चुकी हैं सारी। अब एग्जाम्पल की बात कर लें अगर हम, तो याद रखिएगा लिखित संविधान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिका, या फिर आप लिख सकते हैं यूएसए एंड इंडिया, ठीक है। इंडिया और यूएसए मत लिखना, क्यों? क्योंकि हमने लिखित कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो बोरो कहां से किया? वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से किया है, ठीक है ना। तो हमने कहां से बोरो किया? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, ठीक है। और अलिखित संविधान तो आप जानते हैं एकमात्र कहां पे है? तो एकमात्र इंग्लैंड में, ठीक है ना। तो एकमात्र कहां है? इंग्लैंड में, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया भैया संविधान का। मैंने आपको बता दिया भैया किस किस तरह के देशों में संविधान है, और जिन देशों में संविधान नहीं है उन देशों को किस नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा भारत का संविधान पढ़ना शुरू करते हैं बस, ठीक है ना। अब सबसे पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं सबसे पहले क्या है, ठीक है। यहां तक आई होप आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और कोई कमेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब मैं समझता हूं आप सबको समझ आ गया, ठीक है। तो आगे चलता हूं मैं। अब अगली चीज जो आपने पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? प्रियम्बल, प्रस्तावना। देखो, आप जानते हैं संविधान पढ़ने, और संविधान में सबसे पहले क्या है? प्रियम्बल, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना,
या फिर आप जिसे कहते हैं उद्देशिका। भाई प्रस्तावना या उद्देशिका। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। भाई प्रस्तावना में लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly constituted India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and give its citizens to equality, liberty, fraternity, social, economic and political justice, and we the people of Constituent Assembly adopted the Constitution as dated on 26 November 1949 and give themselves to the Constitution। कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि हम भारत के लोग भारत को क्या संप्रभुत्व, समाजवाद, लोकतंत्र और गणतंत्र सॉरी मैं एक बार हिंदी में थोड़ा सा भूल जाता हूं, ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को एक सॉवरेन यानी कि संप्रभुता, सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र और रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र हैं। और भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता, उदारता, भाईचारा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। और हम संवैधानिक सभा के सदस्य भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, अपनाते हैं, ठीक है ना। यही लिखा गया है प्रस्तावना में। अब देखिए हमें क्या समझ में आता है इस चीज से, अब हमारे लिए क्या है ये। देखो प्रस्तावना सबसे पहले क्या है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना, याद रखिएगा संविधान का पहला पन्ना है। संविधान का क्या होता है, फर्स्ट पेज, इट इज द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान का पहला पन्ना है, या फिर वो कह सकते हैं संविधान का परिचय है। क्या है, संविधान का इंट्रोडक्शन है। या फिर आप कह सकते हैं संविधान की समरी है, यानी कि संविधान की व्याख्या है। तो प्रस्तावना कुछ भी पूछ सकता है कि संविधान का पहला पन्ना क्या है, संविधान का परिचय क्या है, संविधान को कौन व्याख्यात करता है। तो कौन करता है भैया, प्रस्तावना करती है। देखो ऐसा है, जब भी आप लोग या हम लोग कभी कोई बुक मान लीजिए किसी बुक सेलर के पास जाते हैं लेने, तो हम क्या वो बुक वहां खड़े खड़े पढ़ सकते हैं, तो आप कहेंगे सर नहीं पढ़ सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके कंटेंट को पढ़ते हैं, कंटेंट यानी कि प्रियम्बल को पढ़ते हैं, उसकी प्रस्तावना को पढ़ते हैं। अब हमें वो पढ़ने के बाद हम इंडेक्स पढ़ते हैं ना, और इंडेक्स को पढ़ने के बाद हमें यह पता चल जाता है कि इसके जो अंदर का मटेरियल है वो हमारे काम का है या नहीं। यही देख करके हम कोई भी बुक परचेज करते हैं। तो ऐसे ही देखिए प्रस्तावना को पढ़ने के बाद आप पूरा संविधान तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप संविधान कहना क्या चाह रहा है, हाँ इतना जरूर समझ लेंगे। और आज हम प्रस्तावना को ही समझेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक बस हमारा यहीं तक चलेगा, ठीक है, पॉलिटिकल। तो संविधान का पहला पन्ना है, संविधान का परिचय, संविधान की व्याख्या, वो क्या है, तो प्रस्तावना। अगली चीज आपने ध्यान रखनी है यही बात। अगली चीज देखिए, अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, एक जज याद रखेगा, सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जिनका नाम था N.A. पालखी वाला साहब। N.A. पालखी वाला। इन्होंने भाई साहब कहा था, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र, प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है, किसका, संविधान का, तो किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के और बहुत ही एमिनेंट जज थे जिनका नाम था N.A. पालखी वाला साहब। तो N.A. पालखी वाला एक बहुत ही एमिनेंट जज थे जिन्होंने कहा था कि प्रस्तावना क्या है भैया, संविधान का पहचान, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, थोड़ी सी आपको चीजें बताता हूं। प्रस्तावना में आप जानते हैं कि एक बार संशोधन, प्रस्तावना में क्या हुआ है, एक बार, ओनली वन टाइम, एक बार संशोधन, एक बार संशोधन हुआ है। क्यों हुआ है वो भी बताऊंगा अभी। एक बार संशोधन हुआ है, कब हुआ है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आपने सुना होगा। और इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द थे, तो आपका सोशलिस्ट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं समाजवाद, सेक्युलर जिसे आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना, और इंटीग्रिटी जिसे आप कहते हैं हिंदी में अखंडता, ठीक है, अखंडता। तो इन 3 शब्दों को क्या किया गया है भाई, संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन 3 शब्दों को क्या किया गया है,
ठीक है, तो 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जैसे कि आप लोग जानते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, क्योंकि इसमें प्रस्तावना को अमेंड किया गया था, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है किसको, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार हुआ है। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976। और लघु संविधान भी कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। क्यों, क्योंकि प्रस्तावना में क्या हुआ था भैया, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, मेन बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हुआ क्या, क्यों संशोधन हुआ, क्या जरूरत पड़ी, इस पे भी बात करते हैं। देखो हमारे, देखो क्या था, हमारा जब देश आजाद हो, हमारा जिस समय देश क्या हो रहा था, आजाद हो रहा था, तो उस समय हमारे संविधान मेकर जो संविधान बनाने में लग गए थे, है ना। 1946 में हमारी संवैधानिक सभा बन गई थी। 9 दिसंबर 1946 को आप जानते हैं संवैधानिक सभा की पहली बैठक भी थी। ठीक है ना। तो हमारी संवैधानिक सभा बन चुकी थी 1946 लास्ट में, और संविधान भी बनना शुरू हो गया था 47 की स्टार्टिंग में। ठीक है। और हुआ ये था कि जब संविधान मेकर संविधान बना रहे थे, तो उन्हें एक बात का डर सता रहा था। और डर ये था, उन्होंने कहा यार, कि उन्हें एक बात का डर ये था कि हमने क्या करा है, डेमोक्रेसी को अपनाया है, लोकतंत्र को। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन होता है, मतलब सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, ये होता है लोकतंत्र। अब उन्होंने कहा लोकतंत्र को हमने अपना तो लिया, लेकिन उन्होंने एक चीज देखी, कल को अगर कोई कम्युनल सरकार बन गई तो हम क्या करेंगे। भाई कल को भारत के लोगों ने लश्कर ए तोयबा को यहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया, मतलब वो तो संविधान की भैया वाट लगा देंगे, ऐसे ऐसे लोग, समझ रहे इस बात को। तो संविधान की बैंड बजा देंगे अच्छी तरह ऐसे लोग। अब लिखित संविधान में जो बदलाव है, जो संशोधन है, वो मुश्किल है, नामुमकिन थोड़ी है भाई, मुश्किल ही तो है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, नामुमकिन तो नहीं है ना। तो वो तो संविधान की वाट लगा देंगे अच्छे से। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें डर सता रहा था, तो इसलिए उन्होंने इस प्रस्तावना के पेज पर, भाई जी इस प्रस्तावना के पेज पर लगा दिया छोटा सा ताला। क्या लगा दिया, ताला लगा दिया, इस प्रस्तावना को कर दिया लॉक। और भैया चाबी पकड़ा दी जा करके सुप्रीम कोर्ट को, और कहा कि भैया ये रही चाबी, क्या रही, ये रही चाबी, और आज से आप हैं क्या, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आज से आप हैं क्या, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि भैया देश में सरकार किसी की भी आए, कि सुप्रीम कोर्ट साहब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप देश की प्रस्तावना के साथ कोई छेड़छाड़ ना होने दिए। मतलब हो सकता है कोई ऐसी सरकार बन जाए जो लोकतंत्र को खत्म कर दे इस देश से, फिर क्या करेंगे, समझ रहे हैं इस बात को, तो फिर क्या करेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया ताला लगा दिया गया स्टेज पे, ताकि जो इसमें शब्द वगैरह हैं वो क्या करें, लॉक हो जाए, और ठीक है, और प्रस्तावना लॉक हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद हुआ ये, उसके बाद ये हुआ, देश आजाद हुआ, संविधान बना, संविधान लागू हुआ, सब कुछ हो गया, सारा काम हो गया। उसके बाद देखो कांग्रेस पार्टी उस समय बहुत ही सम्मानजनक पार्टी थी। ठीक है, बहुत सम्मानजनक पार्टी थी जब देश आजाद हुआ था। क्यों, क्योंकि देश को आजादी ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिलवाई थी। बहुत सम्मानजनक पार्टी थी उस समय की कांग्रेस। और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप हमें प्रस्तावना दीजिए और हमें इसमें कुछ बदलाव करने। अब क्योंकि प्रस्तावना का पेज लॉक था, तो अब लॉक को खोलने के लिए कानून पास किया सुप्रीम कोर्ट ने। और देखो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत शहादत दी थी इस देश की आजादी के लिए। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे चल करके ये सारी चीजें। ठीक है, सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, तो भाई कांग्रेस पार्टी को मना नहीं करा है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पास किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और देश की संसद को, देश की संसद को प्रस्तावना में बदलाव करने का अधिकार है। बदलाव करने का, बदलाव करने का अधिकार है। ठीक है ना। ये कानून पास किया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, और फाइनली ताला खुल गया, और जाके प्रस्तावना दे दी किसको भैया, कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, प्रस्तावना दे दी किसको, तो कांग्रेस पार्टी को। अब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया भैया, कि प्रस्तावना में अब कुछ ज्यादा ही बदलाव कर दिया देश की संसद ने। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना।
फिर कुछ समय के बाद कहा है, फिर कहा नहीं है, फिर कहा है, फिर कहा नहीं है, फिर कहा है, हाँ ना, बहुत साल हो गए, यही चलता रहा। और उसके बाद ना प्रस्तावना को लेकर के बहुत बड़ा केस हो गया भैया, जिस केस का नाम था केशवानंद भारती वर्सेस केरला। ठीक है ना, जिस केस का नाम था, याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक केस हो गया। ऐसे बहुत बड़े बड़े केस हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े केस हैं, जैसे कि गोकुलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, बेला बनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े केसेस हैं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये आपको नहीं पढ़ने होते, ये एचएएस आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं तब पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो जो लोग वो तैयारी करेंगे उनको पढ़ा भी देंगे। ठीक है, तो केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट ये एक बहुत बड़ा केस हो गया। और इस केस के तहत फाइनली जजमेंट भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, और हमारे जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। दरअसल जजमेंट भी कैसे आई वो भी समझाता हूं आपको। ठीक है ना, देखो संविधान ने जजमेंट करी, ठीक है ना, और इसी केस के तहत प्रस्तावना डिसाइड हो रही थी। थोड़ी सी प्रस्तावना में कुछ बदलाव हो रहे थे, थोड़े बहुत चेंजेस जो करना चाह रही थी कांग्रेस। कुछ को हाँ कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ बदलाव को मना कर दिया था। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल अपनी एक स्टेटमेंट दी। ठीक है ना, उस स्टेटमेंट में कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा, देश की संसद को प्रस्तावना में बदलाव करने का अधिकार। ठीक है ना, और लेकिन अब एक लाइन और जोड़ दी गई इस केशवानंद भारती केस के तहत। लेकिन इस केस के तहत एक लाइन और जोड़ दी, लेकिन देश की संसद को, देश की संसद को प्रस्तावना के मूल ढांचे के साथ, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं, मूल ढांचे के साथ कोई भी, प्रस्तावना के मूल ढांचे में कोई भी, ढांचे में, हिंदी में बड़ी दिक्कत आती है भाई मेरे को लिखने में, प्रस्तावना के मूल ढांचे में कोई भी बदलाव करने का अधिकार, बदलाव करने का अधिकार नहीं है, करने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, ये कह दिया। अब लोगों ने कहा भैया ये मूल ढांचा क्या है, पहले ये तो बता दो मूल ढांचा क्या है। तो मूल ढांचे को लेकर केशवानंद भारती केस ही चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और दो जजों के बीच में बहुत बहस होगी, बहुत बहस होगी मूल ढांचे को लेकर के। जजों के बीच में बहस शुरू हुई, दो जजेस के बीच में, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर को के तहत दो जज आए सुप्रीम कोर्ट के, 2 से 3 आए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और फाइनली 13 जजेस की बेंच बैठ गई। उस समय सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस होते ही 13 जज थे, तो 13 जजेस बैठ गए भैया एक ही केस को निपटाने के लिए। कौन सा? केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट, केरला राज्य। इस केस को निपटाने के लिए 13 जज के। तो क्वेश्चन तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें प्रस्तावना के मूल ढांचे को विकसित किया गया, तो कौन सा केस है? केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संवैधानिक इतिहास में कौन सा ऐसा केस रहा था, संवैधानिक केस, जिसमें सबसे अधिक न्यायाधीशों की बेंच बैठती थी, तो वो था केशवानंद भारती। कितने जज? तो 13 जज जितने थे सारे के सारे बिठा दिए भैया एक केस को निपटाने के लिए। और भैया यहां पे याद रखेगा 9-4 की मेजोरिटी से फैसला किया गया। क्या किया गया? 9-4 की मेजोरिटी से फैसला किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचा, मूल ढांचा क्या है संविधान का। अब मूल ढांचे में 5 शब्द है, क्या है? 5 शब्द। वो ये हटा देता हूं भाई, इतना आपको समझ आ गया होगा, और आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आगे बढ़ता हूं मैं। अब 5 शब्द थे कौन कौन से? तो 5 शब्द तो देखो 9-4 के फैसला किया गया कि इन 5 शब्दों को छोड़ करके जो बदलाव करना है ना संसद को, वो बदलाव कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इन 5 शब्दों में कभी भी संशोधन नहीं हो सकता, ये लॉक रहेंगे हमेशा। और केशवानंद भारती केस के तहत इन्हें लॉक किया था। ठीक है, तो चलिए आइए, तो वो शब्द है, सबसे पहला है सॉवरेन।
अरे थोड़ा सा इधर लिखते हैं तो ज्यादा ही इधर हो जाएगा, फिर मुझे सॉल्व भी तो करने है ये। ठीक है, सबसे पहला आता है सॉवरेन, जिसे आप कहते हैं संप्रभुता या फिर संप्रभुसत्ता, ऐसे कुछ भी बोलते हैं, संप्रभुता। ठीक है ना। दूसरा आता है सोशलिस्ट, जिसे आप लोग कहते हैं समाजवादी। तीसरा आता है आपका सेक्युलर, जिसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष भी बोल देते हैं। ठीक है ना। फिर आता है डेमोक्रेसी, जिसे कहा जाता है लोकतंत्र। और पांचवें नंबर पे आता है रिपब्लिक, जिसे कहा जाता है गणराज्य या गणतंत्र। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये 5 शब्द। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि भैया आपको इन 5 शब्दों को छोड़ करके जो बदलाव प्रस्तावना में करना है वो कर लीजिए भैया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना। हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन 5 शब्दों को क्या कर दिया जाए, तो भैया छोड़ो इन 5 शब्दों को। अब मेनली एग्जामिनेशन में आपसे इन शब्दों के मतलब पूछे जाते हैं, तो चलिए आ जाइए समझते हैं इनके मतलब क्या है। ठीक है। तो इनके मतलब क्या है चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला शब्द है सॉवरेन, संप्रभुता, इसी को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि ये शब्द संप्रभुता शब्द ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द या इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। तो कहां के संविधान से लिया गया है ये? तो फ्रांस के संविधान से ये शब्द लिया गया है, संप्रभुता। ठीक है ना, सॉवरेन शब्द। और याद रखिएगा अब अगली बात है क्या इसका मतलब। देखो अंग्रेज, देखो क्वीन विक्टोरिया के समय पे कहा जाता है कि सूरज जो था ना वो कभी अस्त नहीं होता था क्वीन विक्टोरिया के समय पर। लेकिन वो कहते हैं ना चंद्रमा और सूरज को ग्रहण लग सकता है, फिर इंसान की तो औकात ही क्या है। फिर भैया रानी जो थी ना क्वीन विक्टोरिया, तो क्वीन विक्टोरिया का भी अंत हुआ। इस वर्ल्ड में अंग्रेजों का भी अंत हुआ। एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसे आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ ना तो अंग्रेजों के पास ना तो बची थी ताकत और ना बचे थे इतने पैसे कि वो दुनिया पर क्या कर सके, शासन कर सके। तो उन्होंने ज्यादातर देशों को क्या करा, आजाद करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने देशों को आजाद करना शुरू किया तो उन्होंने कहा भैया जाते जाते भी अगर कुछ मिल जाए तो क्या बुरा है। ठीक है, जाते जाते भी अगर कुछ मिल जाए तो क्या बुरा है। तो अंग्रेजों ने जाते जाते देशों को आजादी देनी शुरू करी दो तरह से। मतलब रस्सी जल गई लेकिन भैया अंग्रेजों का बल नहीं गया, इस बात को समझो आप। तो अंग्रेजों ने दो तरह की आजादी दी। पहला तो अंग्रेजों ने दिया डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन, और दूसरा दिया सॉवरेन। अब डोमिनियन का मतलब क्या है? दूसरा दिया संप्रभुता। देखिए डोमिनियन का मतलब होता है आधा शासन। क्या मतलब होता है? आधा शासन, पूर्ण शासन। और सॉवरेन का मतलब होता है पूर्ण शासन। देखो डोमिनियन का मतलब है आधा शासन, पहले डोमिनियन को समझ सकते हैं। देखो डोमिनियन का मतलब है कि ब्रिटिश की सेना अगर हमें डोमिनियन आजादी देगी ना, डोमिनियन स्टेटस वाली आजादी, तो हमारे यहां से अपनी सारी की सारी फोर्सेस तो हटा लेगी, सारे के सारे सैनिकों को ले जाएगी। अब हम फिजिकली तो स्वतंत्र हैं लेकिन हम मेंटली दिमागी तौर पर स्वतंत्र नहीं है। हमें कुछ भी करना होगा अपने देश में तो रानी से पूछना पड़ेगा। मान लो हमने नोटबंदी करी अपने देश में, तो नोटबंदी करने के लिए हमें रानी से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमें जीएसटी लागू करना था तो हमें रानी से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमें लॉकडाउन लगाना था तो हमें रानी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। ऐसे भी था, इसके नुकसान ही थे, इसके फायदे भी थे। फायदे ये थे कि अंग्रेज जाने के बाद भी पैसा भेजते रहेंगे भैया, आर्थिक मदद भारत की करते रहेंगे। और कोई भी देश अगर भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो वो आक्रमण भारत के ऊपर ना मानकर ब्रिटिश क्वीन के ऊपर माना जाएगा। और ब्रिटेन की सेना तुरंत ही क्या करेगी, सेनाएं भेजेगी आपके साथ उस देश के लिए लड़ने के लिए। बस कुछ नहीं करना यार, आपको अंग्रेजों को अपना माई बाप मानना है बस, और कुछ नहीं करना। समझ रहे इस बात को। तो भैया कुछ तो बड़े डरपोक देश थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, कनाडा था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के झंडे में आज भी देखेंगे ना तो कोने में छोटा सा आपको इंग्लैंड का झंडा मिलेगा। चाहे तो अभी क्लास खत्म होने के बाद गूगल करके देख लीजिएगा। क्योंकि कनाडा आज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज आज भी डोमिनियन स्टेटस पर है। और भारत भी ध्यान रखिएगा, भारत भी ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 25 जनवरी
1950 तक डोमिनियन स्टेटस पर ही था। तो भारत ने, अब सॉवरिन का मतलब क्या होता है, आधा नहीं पूर्ण शासन। अब हमने जीएसटी लागू किया तो हमने रानी से नहीं पूछा, हमने भैया पाकिस्तान को घर में घुस के एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करी, एक बार एयर स्ट्राइक करी, घर में घुस के मारा, हमने किसी से नहीं पूछा, जरूरत पड़ेगी दोबारा फिर मारेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम डोमिनियन होते तो हमें रानी से पूछना, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हमने सॉवरनिटी, पूर्ण शासन को अपनाया या सॉवरिन को अपनाया, याद रखिएगा, तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा, ये वो दिन था जिस दिन हमने सॉवरनिटी को अपनाया। और डोमिनियन स्टेटस पे रहा भारत कब तक, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक भारत क्या रहा, तो आपका डोमिनियन, आधे शासन। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलिए अगला शब्द, दूसरा शब्द, ठीक है ना, अगला है सोशलिस्ट, जिसे आप कहते हैं समाजवाद, ठीक है। दूसरे नंबर पे है सोशलिस्ट, जिसे आप कहते हैं समाजवाद, ठीक है। देखो समाजवाद की सबसे पहले अवधारणा एक बहुत बड़े स्कॉलर थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, उन्होंने दी थी, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स ने दी थी। और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समाजवाद में सभी लोग क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए समाजवाद में सभी लोग। अब क्या था, कार्ल मार्क्स ने जिस समय थ्योरी दी थी ना, उस समय इंसान जो था वो काम करता था सिर्फ किस लिए, तो उस समय इंसान काम करता था सिर्फ 2 समय का खाना खाने के लिए। आप इस समय मेरी क्लास में 10-11 लोग बैठे, ये वर्ड कहां से लिया है, सेकंड वर्ड, बेटा ये वर्ड कहीं से नहीं लिया, ये तो हमारी खुद की है, ठीक है। बहुत से वर्ड तो बेटा भारत में है, समाजवाद, समाजवाद तो बेटा चल ही रहा था देश में, अभी समझ लीजिए, ठीक है ना। सारे वर्ड्स नहीं इधर उधर से लिए गए, जैसे रिपब्लिक है मेन वर्ड, रिपब्लिक लिया गया आपका, ठीक है, फ्रांस से, सारे शब्द नहीं लिए गए, बहुत से हमारे संविधान मेकर्स की भी भैया दिमाग थे, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों में। चलिए आ जाइए, तो समाजवाद की मैं बता तो रहा हूं आपको, एक अफ्रीकन स्कॉलर थे, सबसे पहले डेफिनेशन समाजवाद की उन्होंने ही दी थी, जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में बताया था कि समाजवाद में सभी एक जैसे होने चाहिए। भैया सभी एक जैसे होंगे तो काम कौन करेगा, काम कौन करेगा ये बताओ। आज आप लोग 10-11 लोग मेरी क्लास में बैठे हैं, आप ईमानदारी से बताइए, जिस समय कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी थी, कार्ल मार्क्स दूरदर्शी नहीं था और वो भविष्य नहीं देख पा रहा था, और जिस समय थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी तो उस समय क्या था, इंसान सिर्फ काम करता था खाना खाने के लिए। आज आप इस समय 10-11 लोग क्लास में बैठे हैं, तो ईमानदारी से बताइए क्या किसी को खाने की चिंता है रात के, कि खाना कहां से आएगा, भैया नहीं। आज की डेट में खाने की तो चिंता रही नहीं, क्योंकि खाना तो पता है सबको मिल ही जाएगा। आज की डेट में तो भैया लड़ाई है किस चीज की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। आज की डेट में तो लड़ाई है भैया ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू की, फ्रिज, कूलर, एसी, ठीक है ना, आईफोन, इन सब चीजों की लड़ाई है आज के समय में। तो मॉडर्न सोसाइटी के सामने जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी वो तो हो गई भैया फेल। अब भारत में सोशलिज्म की अवधारणा किसने दी थी, तो महात्मा गांधी साहब ने दी थी। किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी ने कहा था समाजवाद की अवधारणा में कि भारत में से 6 बुराइयों का क्या था, समाजवाद का भारत में लक्ष्य था समाज की 6 बुराइयों का अंत करना, ठीक है ना, समाज की 6 बुराइयों का क्या करना, का अंत करना, ये था। उसमें क्या क्या था, तो उसमें था आपका, उसमें था पॉवर्टी, जिसे आप कहते हैं गरीबी, ठीक है ना। दूसरा था माल न्यूट्रिशन, जिसे आप कहते हैं कुपोषण, जिसे आप कहते हैं कुपोषण। तीसरा था अनटचेबिलिटी, जिसे आप कहते हैं छुआछूत, छुआछूत, ठीक है ना। तीसरा था इनइक्वालिटी, जिसे आप कहते हैं असमानता, ठीक है ना। फिर था लापरवाही, जिसे आप कहते हैं इग्नोरेंस, ठीक है ना। और था भेदभाव, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। तो इन 6 बुराइयों का अंत करना था समाजवाद का लक्ष्य, गरीबी, कुपोषण, छुआछूत, असमानता, लापरवाही और भेदभाव। तो हम आज की डेट में क्या इनमें से कुछ खत्म कर पाए, तो आज तक हम इनमें से कुछ भी खत्म नहीं कर पाए, ठीक है। तो हम कहेंगे समाजवाद तो भैया बकवास है, क्या है, बिल्कुल बकवास है, इससे हम कुछ नहीं कर पाए। और जैसे कि आप जानते हैं ये शब्द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया, ठीक है ना, जोड़ा गया है संविधान में 42nd अमेंडमेंट एक्ट
और 1976 1976 में से जोड़ा गया। ठीक है, तो मैं करा ही चुका हूं। अगली चीज सेक्युलर, तीसरा शब्द जिसे आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, देखो अभी पूछूंगा कितने लोग सेकुलर हैं, तो आप सभी कहेंगे हाँ भैया हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर हैं, मतलब पूछूंगा तो कोई नहीं बता पाएगा। देखो किताबों में लिखा गया है सेकुलर का मतलब क्या होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य सभी धर्मों के मामले में निष्पक्ष होता है। क्या इससे कुछ समझ में आता है? भैया इससे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो चलिए समझाते हैं आपको। अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा करके देखेंगे ना, और उसमें देखेंगे सेकुलर शब्द का मतलब, तो उस सेकुलर का मतलब क्या होता है? पानी भी नहीं है उसको, है ना, पानी भी नहीं है, लेके जाऊंगा आज मैं बॉटल्स में। ठीक है, तो सेकुलर का मतलब क्या है? देखिए अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखते हैं तो सेकुलर शब्द का मतलब क्या होता है? सेकुलर मतलब होता है कि ऐसा देश जिस देश में धर्म की क्या हो, अनुपस्थिति हो। अब भैया भारत जैसे देश में धर्म की अनुपस्थिति, धर्म की अनुपस्थिति, भगवान की अनुपस्थिति, ऐसा हो सकता है भैया? नहीं। यहाँ तो लोग धर्म के पीछे ही लड़ते हैं भाई, मेरा धर्म सबसे अच्छा, मेरा धर्म सबसे अच्छा। क्यों? है ना। एक तो हमारा संविधान कह रहा है सेकुलर, कि भारत देश में धर्म की अनुपस्थिति, और दूसरा सारे दिन आप देखते हैं हर जगह जातिवाद यही सब चलता रहता है, मैं दलित हूं, मैं ये हूं वो हूं, मैं इस धर्म का हूं, मेरा धर्म सबसे अच्छा, हर जगह। तो भारत जैसे देश में धर्म की अनुपस्थिति क्या संभव है? नहीं है, नहीं है संभव। ठीक है ना। इसलिए भारत कभी भी, कभी कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन सकता, कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि एक सेकुलर कंट्री है भारत। क्या है? जिस देश में धर्म की अनुपस्थिति, लेकिन है ही नहीं। आज भी यहाँ पे हर चीज के लिए भैया जिम्मेदारी किसको? एक कहते हैं, एक कार्ल मार्क्स से पूछा गया, कार्ल मार्क्स से पूछा गया व्हाट इज रिलीजन, कोई धर्म की अनुपस्थिति, धर्म क्या है? तो कार्ल मार्क्स ने एक बड़ी अच्छी बात कही। कार्ल मार्क्स ने कहा जो धर्म है ना भाई, धर्म जो है ना वो क्या है? वो लोगों का नशा है। धर्म क्या है? धर्म लोगों का नशा है, अफीम है। धर्म क्या है? धर्म अफीम है, या फिर धर्म जो है ना नशा है, नशा है भाई सब। ठीक है, देखो इंसान क्या करता है, इंसान अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए क्या करता है? धर्म का सहारा लेता है। आप कहेंगे सर कैसे? तो मान लीजिए हमारा टीजीटी आर्ट्स था, या मेरी एचएस की मान लो 1% परीक्षा पास नहीं कर पाया मैं, तो हम क्या कह देंगे? यार भगवान ने नहीं चाहा, मतलब पढ़ाई हमने नहीं करी। ठीक है, और जिम्मेदारी किसको दे दी? भगवान को। अब टीजीटी आर्ट्स कमीशन क्रैक करना था, पढ़ाई तो हम लोगों ने करनी थी ना, पढ़ाई हमने नहीं करी, और जिम्मेदारी किसको दे दी? भगवान को। यार भगवान ने क्या कर दिया, अब 1 नंबर से रह गया यार, काश भगवान 1 नंबर और करता। हम भगवान से उम्मीद लगाते हैं, हमें मेहनत करनी होगी भाई, भगवान भी तो उन्हीं की सहायता करता है जो खुद की सहायता करते हैं। ठीक है ना। भाई वैष्णो देवी नहीं गए तो कहेंगे भैया माता ने नहीं बुलाया, है ना। हज पे नहीं गए तो कहेंगे भैया अल्लाह ने नहीं बुलाया। मतलब इंसान कहते हैं कि अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए क्या करता है? धर्म का सहारा लेता है। ठीक है, और जबकि सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब है ऐसा देश जहां धर्म की क्या हो, अनुपस्थिति। इसका रियल मीनिंग जो है वो ये है, जो मैं ऐसा देश जहां पर क्या हो, धर्म की अनुपस्थिति हो। आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी देख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा देश जहां पर क्या हो, धर्म की अनुपस्थिति। और भारत में तो भैया ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग भाई साहब, लोगों से यहाँ पे ना आप उनकी किडनी मांग लो तो आपको किडनी दे देंगे, लेकिन भैया धर्म की बात मत करो, धर्म तो नहीं छोड़ सकते वो। समझ रहे बात को? तो भारत ऐसा है, वो किडनी दे देंगे आपको अपनी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकते भैया, धर्म की बात मत करो। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकुलर क्या है आपको। ठीक है ना, सेकुलर क्या है, तो यही है इसका मतलब। ठीक है, इसलिए भारत में आपको बहुत कुछ नेशनल मिलेगा, लेकिन नेशनल रिलीजन नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। मतलब यहाँ पे अगर सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है धर्म से रिलेटेड, तो वो सभी धर्मों के लोगों को ध्यान में रख के बनाती है। संविधान में भी हर धर्म को अपना अलग से प्रचार प्रसार करने का, आप जानते हैं, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक दिया ही गया है, धर्म धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पढ़ेंगे हम आगे चल करके मौलिक अधिकारों में इस चीज को भी। ठीक है, पढ़ेंगे क्या है आपके धार्मिक स्वतंत्रता। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। तो चलिए 2 शब्द आपके और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, 15-20 मिनट और लगेंगे और टॉपिक खत्म आपका, प्रस्तावना। तो अगला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसे आप लोग कहते हैं क्या? लोकतंत्र। लोकतंत्र। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, लोगों का, जन का शासन, जनता का शासन। ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी जो है, इसकी फर्स्ट सबसे पहले डेफिनेशन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन साहब,
उन्होंने दी थी। और उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा था कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है ना। तो लोकतंत्र में सरकार जनता से, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है ना। तो से, लिए और द्वारा ध्यान रखना। ठीक है ना। से, के और द्वारा। तो जनता से, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी जाती है। अब भाई साहब मैं रियलिटी बताऊं, आपको रियलिटी बताऊं, ये जो डेफिनेशन थी ना, ये भैया यूएसए, अमेरिका, यूरोप तक तो बहुत अच्छी चली, लेकिन भारत तक कहते हैं आते आते ना इस डेफिनेशन की जो थी ना वो कमर लड़खड़ा गई। और भैया ये ऑफ से हो गई क्या, ऑफ। फॉर से होगी ये फार यानी कि दूर, और बाय से होगी ये बाय। बाय से ये हो गई क्या, बी यू वाई, बाय। भाई जिस देश में भैया सरकार और रॉयल स्टैग की बोतल के आधार पर बनती हो, भैया शराब की बोतल के आधार पर बनती हो, तो उस देश में लोकतंत्र की क्या हालत होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज भी हमारे देश में क्या होता है, जब गांव में इलेक्शन होते हैं तो प्रधान साहब के पास भैया एक बैग आता है इलेक्शन से 4 रोज पहले पैसों से भर करके। अब प्रधान साहब क्या करते हैं भैया, उससे बिरयानी बनवाते हैं और सबके लिए शराब बनवाते हैं, पिलाते हैं। उन्हें पिलाने के बाद उन्हें जातिवाद के नाम पर भड़काते हैं और अगले दिन उनसे इस तरह से तो वोटें ले ली जाती हैं। तो इस तरह से तो देश की राजनीति चलती है भारत की। तो कहते हैं डेमोक्रेसी अमेरिका, यूरोप तक तो सक्सेसफुल हुई, लेकिन भारत तक आते आते ये सक्सेस नहीं हो पाई और भैया इसकी क्या होगी, कमर लड़खड़। चलिए ठीक है, अब समझाता हूं आपको बेसिक चीज। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, आगे समझाता हूं। ठीक है, अब देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिस देश में सरकार सरकार सीधा जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। क्या होते हैं, जनता के द्वारा चुनी जाती है। और उस देश के इलेक्शन में जनता क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। और निर्वाचन में, इलेक्शन में जनता क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। ऐसे देशों को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इंडिया लोकतांत्रिक है, आप कहेंगे सर। मैं कहूंगा यूएसए है, आप कहेंगे। मैं कहूंगा इंग्लैंड है, आप कहेंगे। मैं कहूंगा चाइना है, आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है चाइना, कैसे डिफाइन करोगे, क्या चाइना में इलेक्शन नहीं होते, चाइना में इलेक्शन नहीं होते, होते हैं, चाइना में भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन फिर भी वहां क्या है, लोकतांत्रिक कंट्री नहीं है वो। क्यों, देखो लोकतांत्रिक कंट्री का मतलब होता है या तो बाई पार्टी या फिर मल्टी पार्टी, या तो बाई पार्टी या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी का मतलब 2 पार्टी, और मल्टी यानी कि बहुत सारी पार्टी, बहुत बहु पार्टी, बहुत सारी पार्टियां। ठीक है ना। तो यूएसए में जाएंगे यहाँ आपको 2 पार्टियां मिलेंगी, इंग्लैंड में जाएंगे 2 पार्टियां मिलेंगी, चाइना में जाएंगे 1 पार्टी मिलेगी, पीपीसी, पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना, पीपीसी। और भारत में आएंगे तो भैया यहाँ पे 73,000 प्लस पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर पंजीकृत है। भाई साहब राखी सावंत ने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है भारत का, तो ये हाल। चलिए कोई टेंशन नहीं है। इससे क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन की हजारों करोड़ों रुपए की कमाई है साल की। तो भारत में 73,000 प्लस राजनीतिक दल पंजीकृत है। हमने सुना होगा बीजेपी है, कांग्रेस है, फिर बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है ना, तृणमूल कांग्रेस है वेस्ट बंगाल में, और ऐसे बस अब यही पता है आपको जिनकी सरकारें बनी थी। इसके अलावा बहुत सी तो पता ही नहीं है आपको। ठीक है, तो 73,000 प्लस पार्टियां भारत के इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग में पंजीकृत है। समझ गए होंगे आप लोकतांत्रिक क्या है। ठीक है ना। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, व्हाट इज द टर्म डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए अब एक चीज और। अब लोकतंत्र भी 2 तरह का होता है। लोकतंत्र क्या होता है आपका, 2 प्रकार का। एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिस देश में मान लीजिए एक बार सरकार बन गई, उसके बाद सरकार का शासन नहीं चलेगा, जनता का ही शासन चलेगा। सरकार तो बन गई, सरकार को कुछ भी लागू करना है तो जनता के सामने एक प्रस्ताव रखना पड़ेगा, फिर जनता डिसाइड करेगी ऐसा होगा या नहीं होगा।
मतलब जीएसटी लागू करना है तो पहले जनता के सामने प्रस्ताव रखना पड़ेगा, फिर जनता वोट डाल लेगी और डिसाइड करेगी कि ऐसा होगा या नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी करना है तो जनता के सामने प्रस्ताव रखना पड़ेगा, जनता डिसाइड करेगी। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल एक देश में आया आज तक, उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आया कि कौन सा ऐसा वो देश है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र रहा है, तो एकमात्र देश स्विट्जरलैंड। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह है कि आपने एक बार सरकार चुन करके दे दी, अगले 5 साल तक वो आपके बिहाफ पे अपने आप फैसला लेगी, वो आपसे नहीं पूछेगी। इस बात को समझ लो। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है। एक में तो होती है संसदीय सरकार, संसदीय सरकार, और एक में होती है राष्ट्रपतीय सरकार, ठीक है ना। एक में संसदीय सरकार और एक में होती है राष्ट्रपतीय सरकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, ठीक है ना। देखो संसदीय सरकार में होते हैं 2 हेड देश के, 2 हेड होते हैं, एक नाम मात्र होता है नॉमिनल, और एक होता है रियल हेड, असल प्रमुख जिसे आप कहते हैं। तो नाम मात्र तो भारत में उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति कहते हैं, इंग्लैंड में उसे क्वीन कहा जाता है, ठीक है ना। जापान में उसे एम्परर कहा जाता है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। और रियल हेड एक ही होता है, कौन? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। संसदीय सरकार में रियल हेड एक ही होता है, प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपतीय सरकार में केवल एक हेड होता है पूरे देश में। अब आप पूछेंगे ना कि सर इंग्लैंड में यूएसए में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं होता, तो आज बता देता हूं। आपने सुना होगा ना कि वहां के प्रेसिडेंट पहले बराक ओबामा थे, फिर डोनाल्ड जे ट्रंप बने, इस समय जो बाइडन है। तो वहां पर आपने राष्ट्रपति का ही नाम सुना होगा, क्योंकि वहां प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां राष्ट्रपति सरकार है और वहां पर केवल एक ही हेड होता है, ठीक है ना, एक ही हेड होता है। तो ऐसे आपको कौन सी कंट्रीज में एक ही हेड होता है, और वो कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट, वो होता है राष्ट्रपति उस देश का, ठीक है ना। तो जिन देशों में राष्ट्रपतीय सरकार है वहां केवल एक ही हेड होता है, और वो कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। आई होप ये था लोकतंत्र। अब लास्ट वर्ड है आपका कौन सा? तो रिपब्लिक। लोकतंत्र खत्म, अब आ जाइए लास्ट शब्द पे, जो कि है आपका कौन सा? रिपब्लिक। सर रुक रही है वीडियो बीच में। बेटा रुक रही है तो आपको नेट अपना रिफ्रेश करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुछ हो रहा होगा प्रॉब्लम। यहाँ से तो बेटा एकदम ओके चल रहा है, ठीक है, 100 Mbps की स्पीड से फुल ओके चल रहा है। मेरे सामने वीडियो चल रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं चेक करता रहता हूँ ये चीजें खुद ही, ठीक है। आपका हो सकता है इस समय कई बार यूजर ज्यादा होते हैं ना, तो नेट में दिक्कत आ जाती है, आप लोगों के भी एमबीपीएस कम हो जाती है स्पीड, तो उस वजह से कई बार हो जाता है, ठीक है ना। ऑल ओके, सुरुचि जी कह रही है ऑल ओके, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, कोई बात, ठीक है। कई बार यूजर ज्यादा होते हैं ना, तो उस वजह से दिक्कत आ जाती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। चलो लास्ट वर्ड है आपका रिपब्लिक। अब देखो ऐसा है कि दुनिया में ना कुछ देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो रिपब्लिक है, लेकिन भारत की अच्छी बात यह है, भारत डेमोक्रेटिक के साथ साथ क्या है? रिपब्लिक है, ठीक है ना। भारत डेमोक्रेसी के साथ साथ रिपब्लिक भी है, गणतंत्र, गणतंत्र या गणराज्य भी बोल सकते हैं इसको। इस शब्द को याद रखिएगा, कहां से लिया गया है? इसे फ्रांस के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से, रिपब्लिक शब्द, ठीक है ना, फ्रांस के संविधान से लिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पर जो प्रमुख होता है, देश का जो प्रमुख है, देश का जो हेड है या प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, देश का जो संवैधानिक प्रमुख है या संवैधानिक हेड है या प्रमुख है, देश के संवैधानिक प्रमुख का पद, याद रखिएगा, का पद, पोस्ट वंशानुगत नहीं होनी चाहिए। वंशानुगत मतलब बाय डिसेंट नहीं होनी चाहिए, वंशानुगत ना हो। मतलब राष्ट्रपति का जो पद है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है, जो राष्ट्रपति का पद है, वो वंश से नहीं होना चाहिए। आज रामनाथ कोविंद साहब है, अगले कौन बनेगा ये कोई नहीं बता सकता। अब इंग्लैंड में रानी है ना नाम मात्र प्रमुख, तो रानी के पद का क्या है? रानी के पद का वहां पे कंफर्म है भैया, क्वीन विक्टोरिया के बाद उनका बेटा प्रिंस चार्ल्स जो है ना वही राजा बने। प्रिंस चार्ल्स के बाद प्रिंस जो विल्किंस है वही राजा बनेंगे। प्रिंस विल्किंस के बाद प्रिंस हैरी ही राजा, वहां कंफर्म है। जैसे इंग्लैंड में जो रानी की पद है ना वो
फिक्स है, उन्हीं के बच्चे बनेंगे राजा या रानी, ठीक है ना, फिक्स है। लेकिन इंडिया में ये राष्ट्रपति का पद वंशानुगत। तो भारत की अच्छी बात यह है, भारत डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिक भी है। डेमोक्रेटिक का मतलब सरकार जनता चुनेगी, जनता वोट डालेगी, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनी जाएगी, और मिनिमम कम से कम 2 पार्टियां तो लड़नी चाहिए, तभी वो लोकतंत्र कहलाएगा, वरना एक ही पार्टी खड़ी होगी तो वो तो वही जीतेगी। ये तो हो गया डेमोक्रेसी। और राष्ट्रपति का पद वंशानुगत ना हो, इसका मतलब हो गया रिपब्लिक, ठीक है ना। बहुत से देशों में, जैसे कि मैं बात करता हूं, एक तरफ बात करता हूं इंग्लैंड की, इंग्लैंड, और दूसरी तरफ बात करता हूं चाइना की। देखो इंग्लैंड में मैंने आपको बताया था 2 पार्टियां, तो इस तरह से इंग्लैंड जो है वो क्या है, वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन रिपब्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे रानी की पोस्ट क्या है, वो वंश से है, ठीक है ना। दूसरा चाइना, चाइना में आप जानते हैं कि एक ही पार्टी है, कौन सी, पीपीसी। तो इसलिए चाइना जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन रिपब्लिक है चाइना, ठीक है ना, रिपब्लिक है लेकिन चाइना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी राष्ट्रपति जो वहां के शी जिनपिंग है ना, उनकी पोस्ट कंफर्म नहीं है। वो रह तो जब मर्जी तक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उनके मरने के बाद उनके बच्चे बनेंगे, ऐसी श्योरिटी नहीं है इस बात की, ठीक है ना। तो इस बात की श्योरिटी नहीं है। तो भारत की अच्छी बात यह है कि भारत जो है ना, जो इंडिया है भैया, वो डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिक भी है, उसमें दोनों ही चीजें, ठीक है। आए तो आई होप आपको भाई क्लास पसंद आई होगी, और ये टॉपिक खत्म हो चुका है, प्रियम्बल या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का परिचय हम लोग आज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जल्दी बताएं भाई, क्लियर है आपको, बात समझ में आई? और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, बताएं भाई। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है ना। तो चलो एक बार मैं आपको बैच की डिटेल्स दे देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको सारा कुछ बताया था, ठीक है। अभी हम 5 दिन है हमारे पास, 4 दिन और है, ठीक है, 4 दिन और है ना हमारे पास। आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है ना। तो हम एक, आज हमने पॉलिटी पढ़ ली, एक दिन हम इकोनॉमी पढ़ लेंगे, अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, एक दिन हम ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, ठीक है ना, एक दिन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एक दिन हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ठीक है। डेमो हो जाएगा, आपके सारे सब्जेक्ट एक एक बार ले लूंगा मैं, और ऐसा नहीं है कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। एक दिन हिस्ट्री ले लूंगा, एक दिन कुछ और ले लूंगा, आप कहेंगे इंग्लिश, कहेंगे इंग्लिश ले लूंगा, कुछ और कहेंगे कुछ और ले लूंगा, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, जो आप कहेंगे वो ले लेंगे। एक दिन कहेंगे साइंस पढ़ा देंगे अगर आप कहोगे, या हिमाचल जीके पढ़ा देंगे, ठीक है ना, या आप कहोगे रीजनिंग पढ़ा देंगे, जो आप कहोगे वो पढ़ा देंगे, कोई चक्कर। डेमो में आपकी चॉइस पे चल लेंगे, आपका जो मन होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको सारा बता देता हूँ, देखो कोर्स की डिटेल बता देता हूँ सारी की सारी, ठीक है ना। देखो जैसे कि आप जानते हैं, आज से स्टार्ट किया हमने ऑनलाइन, सेकंड बैच चलता है, ठीक है ना, सेकंड बैच चल रहा है। एक बैच ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, मई में हमने स्टार्ट किया था, मई 21 में, और लगभग दिसंबर तक चला है वो बैच, दिसंबर 15 तक, ठीक है ना। तो लगभग 7 महीने लगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ्स लगे हैं। दिसंबर में स्टार्टिंग में हो गया था 10 एक तारीख तक, ठीक है। तो वही मई 4 से स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 15 तक, अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ का ड्यूरेशन रहा, 7 मंथ्स कोर्स कंप्लीट होने में लगेंगे, ठीक है। देखो ऐसा है, इस कोर्स को करने के बाद आपको पहली बात तो है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सारा मटेरियल मिलेगा पीडीएफ की फॉर्म में, प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो कि फुल इंटरेक्शन होगी आपके साथ, जैसे कि अभी भी आपके साथ पूरी इंटरेक्शन चल रही है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन का आपका जवाब दिया जाएगा, हर डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा आपके पूरे, मतलब हर चीज आपको एक सिस्टम से पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री वगैरह कोई भी सब्जेक्ट है, पूरी कहानी की फॉर्म में कोशिश करूंगा पढ़ाऊंगा आपको, ताकि याद रहे। ज्योग्राफी फुल कंसेप्चुअल पढ़ाऊंगा, संविधान पूरा क्लैरिटी के साथ, हर चीज कैसे हुई है, कैसे होती है, वो पूरी तह तक जाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से रट्टा मारने वाला काम करेंगे, आर्टिकल्स को समझेंगे उन आर्टिकल्स में है क्या, तभी हमारे ध्यान में रहेंगे, ठीक है। 7 मंथ्स का कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है ना, जिसमें आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जितनी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी। हम लोग छोड़ने कुछ नहीं वाले, अभी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। हम सब कुछ पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। इसमें से मैं इतना कहता हूं आपको कि साइकोलॉजी का पोर्शन जो है, साइकोलॉजी का पोर्शन जो है, और इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है, ये 2 पोर्शन ऐसे हैं। इतना मैं बता देता हूँ, ये आपको पढ़े में ज्यादातर नहीं आते, ज्यादातर पढ़े में नहीं आते, मतलब ये मान के चलो इनमें पढ़ा हुआ मैक्सिमम आपको 40% से लेकर के 50% तक ही आएगा,
और बाकी आपकी सोच समझ पर डिपेंड होगा कि आप लोग कैसा करेंगे स्कोर इसमें। ज्योग्राफी आपको ऑलमोस्ट पढ़ाई भी आएगी, ऑलमोस्ट मतलब 10 में से 9 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी तो आपको 10 के 10 ही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, ठीक है ना। हिस्ट्री भी 70% आपको पढ़ाई भी आएगी, हिमाचल जी के भी आपको 80 से 90% पढ़ाई हुई ही आएगी, ठीक है ना। बेटा साइकोलॉजी और हिंदी पढ़ाएंगे दूसरे टीचर्स, ठीक है सुरुचि। हाँ जी, बाकी सब कुछ आपको नहीं पढ़ना, ठीक है ना। साइकोलॉजी और हिंदी को छोड़ करके ये दो सब्जेक्ट में मैं डील नहीं करता, वो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, बाकी सब कुछ नहीं करूंगा, तो ठीक है। इंग्लिश ग्रामर भी मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी, पूरा जीएस का पोर्शन मैं लूंगा आपका, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। 7 मंथ्स की कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी, 6 to 7 मंथ, ठीक है ना, 6 to 7 मंथ, ठीक है ना। कोर्स के चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको मैंने बताया था 8,000 रुपीज चार्जेस है, ठीक है ना। अगर आप वन टाइम करते हो, वन टाइम पेमेंट करते हो, ठीक है ना। वन टाइम में भी ये है, आप इस चीज को 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है ना। पहली इंस्टॉलमेंट आप 5,000 की कर सकते हो, दूसरी इंस्टॉलमेंट आप 3,000 की कर सकते हो, और विद इन 45 डेज, ऐसा भी नहीं है 30 दिन, 45 दिन का समय देंगे आपको पहली इंस्टॉलमेंट देने के बाद। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 45 डेज के अंदर अंदर कभी भी करा सकते हो, ठीक है ना। 45 दिन का 1.5 महीने का टाइम दे देंगे आपको, 1 महीने, ठीक है। तो 5 + 3, और एक ही बार दे दो यार, आप भी टेंशन फ्री रहोगे, मैं भी टेंशन फ्री रहूंगा, ठीक है ना। क्लियर है बात यहाँ तक। अगर आप मंथली पे करना चाहते हैं तो मंथली भी पे कर सकते हैं आप, ठीक है। मंथली चार्जेस 1,500 रुपीज पर मंथ बैठेंगे, तो 7 मंथ के अप्रोक्सीमेटली आप जानते हैं 10,500 रुपए बन जाते हैं फिर। तो यहाँ आपको सीधा सीधा या डिस्काउंट मिल रहा है लगभग 25% का, अप्रोक्सीमेटली 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखो बीच में अगर आप 1 2 3 महीने लगाओगे, स्किप करके जाओगे ना, तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा ये क्लास। इस कोर्स में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी प्लस रिकॉर्डेड भी मिलेगी। सारा का सारा मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा आपको। जब भी एग्जाम होगा मैं तुरंत करंट अफेयर उसी समय कराऊंगा आपको, 6 महीने के एग्जाम से 2 महीने पहले एग्जाम की डेट आ जाएगी ना, बस डेट के आते ही मैं आपको करंट अफेयर सेक्शन डील करूंगा, ठीक है ना। तो देख लो भैया, आपको जो भी सुटेबल लगता है आपके हिसाब से आप वो ले सकते हैं। आप मंथली भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 साल तक वैलिडिटी है ये इस कोर्स की, 1 ईयर वैलिडिटी है आपको। 1 साल में आप कितनी ही बार रिकॉर्डेड लाइव देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर पेपर जल्दी हो गया तब भी मैं आपका कोर्स पूरा करा दूंगा टाइम से पहले पहले, ठीक है। अगर मान लो मार्च अप्रैल में पेपर आया ना, भले मुझे 4 4 घंटे लेनी पड़े, तब भी मैं आपका कोर्स पूरा करूँ, इतनी गारंटी है, ठीक है ना। और ये कोर्स गारंटेडली कहता हूँ आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए 100% कारगर साबित होगा, 100%, जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाए, गारंटेडली। मैडम फिलहाल 2 घंटे क्लास होंगी आपकी, 3 से 5 का टाइम ये भी डिसाइड किया है हम लोगों ने, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, बस अर्ली मॉर्निंग नहीं हो सकता, शाम को कोई भी टाइम, अर्ली नहीं हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अर्ली नहीं आते पढ़ने, ठीक है। और सुबह हमारी ऑफलाइन बैचेज होती हैं अकेडमी में, तो इसलिए सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक भी नहीं लग सकता। उसके बाद ये बैच की टाइमिंग कोई भी हो सकती है, 12:30 बजे के बाद, 1 बजे के बाद आप कोई भी टाइमिंग रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं ले लूंगा, ठीक है। 2 घंटे डेली मिनिमम, 2 घंटे तो क्लासेस, मतलब 2 घंटे तो मिनिमम होगी ही होंगी आपकी क्लासेस, मिनिमम पर डे, ठीक है ना। इसके अलावा जब हिंदी ग्रामर की क्लास लगेगी तब आपकी 3 घंटे लगेगी क्लासेस, ठीक है ना। 3 भी नहीं लगी तो 2.5 आवर तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है ना, मिनिमम। तब 1.5 घंटा तो तब भी मैं लूंगा ही लूंगा आप लोगों की क्लासेस। तो यही है, देखिए सारी डिटेल्स, ठीक है। सैटरडे तक चलेगा डेमो, आप लोग देख सकते हैं, 2 3 दिन और 3 4 दिन, ठीक है। और कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अभी क्लास के दौरान ही पूछ सकते हैं, और कोई डाउट है बैच से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड। और 7 डेज नहीं बेटा, 6 डेज होगी, संडे को ऑफ रहेगा सुरुचि जी, संडे को ऑफ रहेगा, ठीक है। 7 डेज, 6 डेज, मंडे टू सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। 6 डेज क्लासेस होंगी, संडे ऑफ रहेगा। बताएं भाई, और कोई डाउट है किसी को। बेटा सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऐसा रहेगा, एक दिन में जीएस के
दो सब्जेक्ट चला दूंगा मैं आपके, जो भी आप कहेंगे दो सब्जेक्ट चला दूंगा, जो सब्जेक्ट आप दो सब्जेक्ट कहेंगे, जैसे ही एक सब्जेक्ट खत्म होगा वैसे ही अगला चल जाएगा आपका, ठीक है ना, वैसे ही अगला चल जाएगा। देखो एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा क्लास लेना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीएस का सेक्शन मैं ही डील करने वाला हूँ। मैडम तो हिंदी पढ़ाएंगी, साइकोलॉजी पढ़ाएंगी। मैडम आपको दूसरे या तीसरे महीने में पढ़ा देंगी हिंदी, ठीक है। साइकोलॉजी वाली मैडम आपको लास्ट मंथ में पढ़ाएगी, फिफ्थ सिक्स मंथ में, ठीक है ना। मैं ही डील करूंगा, 2 घंटे से ज्यादा क्लासेस ले नहीं पाऊंगा। और अगर सारे सब्जेक्ट एक दिन में करने होंगे तो देखो 15-15, 20-20 मिनट में आपको भी मजा नहीं आएगा। अब कम से कम आज अगर हमने लोगों ने पढ़ा तो एक टॉपिक तो खत्म किया ना, इंट्रोडक्शन तो खत्म किया कॉन्स्टिट्यूशन का हमने, जिसमें प्रियम्बल भी पढ़ी, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स भी पढ़े, ठीक है। तो कम से कम एक टॉपिक तो होना चाहिए मिनिमम, एक टॉपिक को करने के लिए मिनिमम 1 घंटा तो देखो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। और 15-15 मिनट भी पढ़ा दूंगा पढ़ाने को, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। टॉपिक शुरू होगा, इंटरेस्ट आना शुरू होगा, खत्म हो जाएगा। फिर सारे सब्जेक्ट देखो एक दिन में तो नहीं हो पाएंगे। देखो 6 to 7, 6 से 7 महीने का समय देना, आपका सब कंप्लीट हो जाएगा 7 महीने में, 7 मंथ्स में एग्जैक्ट सब कंप्लीट कर दूंगा पूरा कोर्स। एमसीक्यू लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे जी। हर सैटरडे को एमसीक्यू लगेंगे। सैटरडे को मैं लाइव ही आऊंगा आपका, आपकी स्क्रीन पे अभी ये चल रही है ना, बोर्ड है पीछे, बोर्ड ना चल के यहाँ पे क्वेश्चंस चलेंगे एमसीक्यू के साथ। हर सैटरडे को 1-1.5 घंटे का सेशन होगा। सैटरडे को टेस्ट ही होता है, 5 दिन पढ़ाई करेंगे, एक दिन टेस्ट ही लेंगे, ठीक है। एमसीक्यू बिल्कुल लेंगे एमसीक्यू, ठीक है, बिल्कुल पीडीएफ से ही लगेंगे यही स्क्रीन पे जहां इस समय मैं दिख रहा हूँ, बस मेरी जगह एमसीक्यू दिखेंगे, मेरी आवाज आवाज सुनेगी आपको, ठीक है। सॉल्व करवाऊंगा आपसे ही सारे, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के होंगे। सर रीजनिंग एंड इकोनॉमिक्स भी चलाइए साथ में। हाँ हाँ मीनाक्षी जी, सब कुछ चलेगा, देखो मैं कह तो रहा हूँ छोड़ेंगे कुछ नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कल इकोनॉमी का ही लेंगे, कल जो है ना, कल मैं आपका डेमो इकोनॉमी का ही लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। कल इकोनॉमी का ही लूंगा, और रियलिटी आपको बताऊं, इकोनॉमी आपको कोई पढ़ा भी नहीं पाएगा। इकोनॉमी का सेक्शन ना आपका कोई ले भी नहीं पाएगा, जितने इंस्टीट्यूट्स देखते हैं हम लोग, एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है, तो इकोनॉमी पढ़ाना हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमी, टेंशन मत लेना, और ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। देखो वीक में एक बार मैं, मेरा प्लानिंग तो ये है, मेरी प्लानिंग जो है, मेरी प्लानिंग सुनो आप। मेरी प्लानिंग ये है, कोई भी दो सब्जेक्ट लेते हैं, मतलब खत्म करते चलते हैं। पॉलिटी देखिए, पॉलिटी ना मैं 1-1 घंटा करके ना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा। हिस्ट्री चलेगी, हिस्ट्री 1 महीना चल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और, तो 1 महीना आते आते आपकी पॉलिटी तो खत्म हो ही जाएगी 15 से 20 दिन में, और हिस्ट्री आपकी 1 मंथ तक हो जाएगी कंप्लीट। उसी में जैसे 20 दिन में पॉलिटी खत्म होगी, इकोनॉमी चला दूंगा मैं साथ के साथ, ठीक है ना। 30 दिन में वैसे जैसे 30 डेज 1 मंथ कंप्लीट होगा, हिस्ट्री कंप्लीट होगी, ज्योग्राफी ले लूंगा साथ साथ, ठीक है ना। इकोनॉमी भी 15 से 20 दिन लेगी, 15 से 20 दिन जैसी 40, 45, 50 दिन में इकोनॉमी खत्म होगी, वैसे ही मैं साथ के साथ हिमाचल जी के चला दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे, वरना वीक में अगर एक एक दो दो दिन तो, अगर आप कहेंगे ऐसा भी कर दूंगा मैं, कोई चक्कर नहीं है, देखो मुझे तो, अगर आप कहेंगे वीक में 2 दिन हाँ पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ाओ, वीक में 2 दिन इकोनॉमी और रीजनिंग पढ़ाओ, वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है देखो। पर मेरा मानना यह है कि सब्जेक्ट क्लियर करते चलो, एक एक दो दो ही उठाओ, लेकिन खत्म करते चलो बस फिर। हाँ वही कह रहा हूँ ना मैं, पर बस यार इतना थोड़ा सा पेशेंस रखना, कई बार क्या होते हैं, एक ही महीना होता है क्लास चलते को, और कई स्टूडेंट्स कहते हैं यार अभी तो सिर्फ हिस्ट्री हुई है और सिर्फ पॉलिटी हुई है, बाकी इतने सारे सब्जेक्ट है। यार 6 महीने से 7 महीने का समय मांग रहा हूँ, इतना समय देना मेरे को, कॉपरेशन के साथ आपका सिलेबस पूरा करवाता हूँ, ठीक है ना। भले ही चाहे 2 की जगह 3 घंटे लेनी पड़े, 4 घंटे लेनी पड़े, हो सकता है कभी कभार संडे भी चलाऊंगा आपका, तो इतना कॉपरेशन करना मेरे साथ, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट आपके सारे कंप्लीट करवा दूंगा, नो डाउट, सारे के सारे छोड़ूंगा कुछ नहीं। ये नहीं आपको कहना पड़ेगा कि सर 6 महीने के बाद हमारा तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये चीज नहीं होगी। लेकिन मेरे को भी कॉपरेट करना, ठीक है। अब पिछली बार हमने बैच स्टार्ट किया था, एक स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब वो 10-15 दिन में ही, सर मेरे को तो इतना सारा है, अभी तो आप यही करा रहे हो। भाई देखो, टीजीटी आर्ट्स है, अब सिलेबस तो बहुत वाइड है इसका, आप जानते हैं भाई कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो देखो थोड़ा तो वाइड जाएगा। मैं टॉपिक के तह में भी जाऊंगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना।
अब वो तो भाई देखो, वन लाइनर करना तो वन लाइनर के लिए तो कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। अब आप पेमेंट तो यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि आप कंसेप्ट समझे। आप कुछ समझ नहीं आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वरना हिस्ट्री तो सारी किताबों में लगभग लगभग एक जैसी दी है, और बुक्स भी डिस्कस की है मैंने। लेकिन उनको पढ़ने का तरीका क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्मार्ट स्टडी करनी है, कहने का मतलब है स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। बेटा रिवीजन बस वीकेंड पे, सैटरडे को कह तो रहा हूँ, हर सैटरडे को टेस्ट होगा आपका, टेंशन ही मतलब 1-1.5 घंटे का टेस्ट होगा हमारा, रिवीजन ही चलेगी सैटरडे को। कई बार तो मैं ऐसे करता हूँ, लाइव भी ले लेता हूँ, ऐसे ही मैं आया हुआ हूँ और आपसे क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग हो रही है लगातार, आप लोग मैसेजेस में आंसर दे रहे हैं। ऐसे बहुत अच्छा रहता है, बल्कि पीडीएफ से अच्छा तो ऐसे भी रहता है कई बार, ठीक है। ऑल डन भाई, ठीक है। चलिए ऑल डन कह रहे हैं फिर। तो भाई बताएं अगर कुछ और डाउट है तो फिर चलते हैं, नहीं तो फिर हम फिर कल मिलेंगे आपको इसी समय 3 बजे दोपहर में। ओके सर, चलिए फिर भाई बाय कीजिए मुझे सभी लोग, फिर चलते हैं। चलिए भाई बाय, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को। इट वॉज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू। थैंक यू।